So, Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Now we have near about 10 topic and we will discuss one by one. First topic जो है हमारा सौम्या स्वामीनाथन अपॉइंटेड एंड द NTEP एडवाइजरी एडवाइजर. ओके, तो सौम्या स्वामीनाथन का नाम कभी सुना है? कौन है? MS स्वामीनाथन का नाम सुना है आप लोगों ने? उन्हीं की बेटी हैं. सी इज द डायरेक्टर ऑफ द मेनी इंस्टीट्यूट में और WHO में भी मेन साइंटिफिक एडवाइजर हैं. तो पढ़ते हैं थोड़ा सा क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और द टीवी का जो एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसकी इनको मेन हेड के रूप में करा गया है. ओके, देन वी विल स्टडी इंडिया रसा टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड टू द 100 बिलियन. तो इंडिया और रसा का कंटिन्यूसली इस समय डील चल रहा है क्योंकि हमारे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए हैं. तो एक जो हमने एम बनाया है कि 2030 तक 100 बिलियन हम अचीव करना चाहते हैं. तो एक पॉइंट ये आप याद रखिएगा, जब भी इंडिया एंड रसा का रिलेशन में यू हैव टू राइट एनीथिंग, दिस पॉइंट विल बी इंपॉर्टेंट. देन अगेन रसा का ही है कि ऑफर्स कंपनसेशन एंड सिटीजनशिप टू द कीन ऑफ इंडियन किल्ड इन द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन. तो इंडिया से लोग जा रहे थे रसा की आर्मी में ज्वाइन करने. रसा का पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पैसा कम है. यहाँ लोगों को पैसा चाहिए, तो लोगों ने ज्वाइन किया था और उसमें काफ़ी लोगों का डेथ भी हुआ था. तो देखते हैं क्या प्रोसेस था, क्या उन्होंने प्रॉमिस किया. ठीक है, देन वी विल स्टडी रेन इनसाइड द हाउस. आप लोग जैसे कभी वॉशरूम में नहाते हैं तो देखते होंगे भाप निकलता है जैसे क्लाउड टाइप का. तो आपके दिमाग में आता होगा ना कि ऐसे तो क्लाउड जाता है तो बारिश होती है, घर में क्यों नहीं बारिश होती है? उसको भी तो बारिश होनी चाहिए, क्लाउड तो जा रहा है. तो इसके बारे में समझाया कि घर में क्यों नहीं बारिश होती है. दिस विल बी अंडर GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आफ्टर दैट वी विल स्टडी ए बजट दैट ड्राइव द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. 23 जुलाई को हम बजट पेश करने जा रहे हैं. हमारे जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो बजट पेश करेंगे. तो हमारा एम क्या होना चाहिए, उस पर काफ़ी डिटेल में स्टडी है और इसको जिन्होंने लिखा है वो फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI ने लिखा है. तो वी विल स्टडी दैट व्हाट शुड बी द एम ऑफ द बजट. ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टडी द शेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3.0 फॉर द मोदी 3.0. जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एम होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारा स्लो रेट है. तो ये भी आर्टिकल काफ़ी अच्छे से लिखा गया. इसको US के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंडिया US के बीच में कंटिन्यूसली डील हो रहा है, उस पर ये काफ़ी इंगेज है. इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है कि US इंडिया का कैसे सपोर्ट कर सकता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. तो उसको भी पढ़ते हैं. इट विल बी अंडर GS पेपर 3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स का ओवरलैपिंग है. After that, we will study the innate limitation of the executing ICET. ICET continuously हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है. क्या है ICET? कई बार मैं क्लास में ये बताया हूँ. इंडिया और US के बीच में हाँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेके हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं. तो क्या दिक्कत आ रही है उसको एक बार डिस्कस करेंगे. ओके, तो अगेन GS पेपर 2 इंडिया एंड US का रिलेशन के अंडर में वी विल स्टडी. आफ्टर दैट वी विल स्टडी माओइस्ट सफर सीवियर सेटबैक इन छत्तीसगढ़. तो 2009 के बाद जो मैक्सिमम डेथ हुआ है, जो किलिंग हुई है माओइस्ट का, वो इस साल हुआ है. 2009 में नियर अबाउट 151 के आसपास मारे गए थे जो माओइस्ट हैं, और इस बार 162 के करीब में अभी तक मारे जा चुके हैं. तो वी विल स्टडी अबाउट द माओइज्म इन इंडिया. थोड़ा सा बहुत देखेंगे. दिस विल बी अंडर इंटरनल सिक्योरिटी. माओइज्म इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो वी विल स्टडी अंडर दैट. आफ्टर दैट वी विल स्टडी व्हाट इज द ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल. नॉर्मल जैसे कंपटीशन होता है, डिफरेंट ट्रेडर होते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं. उस कंपटीशन में कोई किसी को खराब सामान ना बेच दे, या हो सकता है कि ज़्यादा मुनाफे के लिए कोई दूसरे को धोखा ना दे दे, या आप
देखते हैं मेडिसिन का आजकल कितना चलता है, तो ऐसे में कंपटीशन एक्ट ऑलरेडी हमारे पास है। और लेकिन अभी तो मेनली जो बिक्री, जो हमारी खरीद बिक्री हो रही है, जो ट्रेड हो रही है, वो डिजिटल मोड में हो रही है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब फेमस हो गए हैं। तो वहाँ पे क्या दिक्कत आती है, उसके लिए एक नया हम एक्ट लाने जा रहे हैं, उसके लिए बिल पास हुआ है, और उसके क्या मेन प्रोविजन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट वी विल सी दैट ऑन रिड्यूसिंग टैरिफ फॉर द स्मार्टफोन कंपोनेंट। स्मार्टफोन इंडिया में जितने भी बनते हैं, मैक्सिमम 100% कंपोनेंट हम नहीं बना पाते हैं। हम दूसरे वहां से मंगाते हैं चिप, उनके बैटरी, उनके ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे आके असेंबली करके बेचते हैं। इंडियन कंपनी का भी यही हाल है। जो आप इंडियन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी का नाम बताइए। यस, लावा भी है। तो ये लोग यहाँ बनाते नहीं हैं, दे इंपोर्ट एंड आफ्टर दैट दे असेंबल, और उसके बाद वो बेचते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या डिमांड आ रही है, उसको देखेंगे। तो ये जीएस पेपर 3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आएगा और एक्सटर्नल सेक्टर में भी आएगा। जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज, इसमें मेन चीज यही है कि जो ट्रेड का एम है वो हमने $100 बिलियन किया है बाय द 2030। बस एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑलरेडी इंडिया एंड रसा के बीच में काफी ट्रेड कम है, क्योंकि हमारे बीच इतना कन्वर्जन नहीं है। रसा के साथ बीच में ये था कि ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारा था, और डिफेंस में हम करते हैं। लेकिन डिफेंस में दिक्कत ये है कि अभी रसा की टेक्नोलॉजी उतनी हाई नहीं रही, तो अब हमारा जो मेन एम हो गया कि यूएस से खरीदे या फ्रांस से, यूरोपियन कंट्रीज में जो जिनके पास टेक्नोलॉजी इस समय ज्यादा है उससे खरीद रहे हैं। तो जो हमारा कन्वर्जन सिर्फ डिफेंस पे नहीं होना चाहिए कि लड़ाई के दम पे होना चाहिए। ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है। जब तक आपका दुश्मन है तभी तक दोस्ती बनी रहेगी। दुश्मन गायब, दोस्ती गायब। लेकिन ट्रेड हमेशा होता रहता है, खान पीन रहन सहन ये तो हमेशा होता है। अगर सिर्फ लड़ाई के ही लिए दोस्ती है तो दुश्मन का होना जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंडिया एंड रसा के बीच में सस्टेनेबल फ्रेंडशिप चाहिए तो ट्रेड पे जोर देना है, जो ट्रेड काफी कम है। ट्रेड तो इनसे कई गुना हमारा चाइना के साथ है, डिस्पाइट वी आर द नॉट फ्रेंडली कंट्री। तो यहाँ पे ये चीज मेन इम्फेसिस है। सेकेंड न्यूज, ये ऐसे पॉलिटिकल न्यूज है जो अभी गॉडमैन के कारण जो वहां पे स्टैम्पिड हुआ था। स्टैम्पिड, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं जिससे डेथ हो जाती है, भीड़ में जो स्टैम्पिड होती है, ठीक है। तो उसमें देखा गया है कि जो मेन गॉडमैन था उसका नाम ही नहीं है। उस जो एसआईटी का रिपोर्ट आया है, जो एफआईआर हुआ है, उसमें उनका नाम नहीं है, उनको स्किप किया गया है। तो उसको लेके मेन इसमें मेंशन है। कंटिन्यूअसली अटैक चल रहा है कश्मीर में, तो ये तो कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट इट इज ए जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी जो कंटिन्यूअसली चल रही है, ऑपरेशन इधर से हो रहा है उधर से हो रहा है, इसको लेके अंदर एक आर्टिकल है उसको थोड़ा सा देखेंगे। बाबा रामदेव को लेके कंटिन्यूअसली न्यूज था कि उनका, आप लोगों ने सुना ही होगा, कोविड का भी उन्होंने मेडिसिन बना दिया था जब किसी को कुछ पता नहीं था। फिर इन्होंने हर चीज का दवा बना के रखा है कि बेटा कैसे पैदा हो। तो उसको लेके काफी ये बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला सब फ्रॉड है। फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांगनी पड़ी थी, और अभी तक इन्होंने अपना कुछ मेडिसिन विड्रॉ नहीं किया था। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एकदम जबरदस्ती फोर्स किया। तो उन्होंने 14 जो बोल रहे थे कि इसके कारण मेरा अस्थमा ठीक हो सकता है, डायबिटीज ठीक हो सकता है, वो सबको वापस किया है। तो इसीलिए बी कॉशियस, अगर कोई कुछ भी कहता है तो सिर्फ आप उनका फेस देख के डोंट बिलीव दैट, क्योंकि ये हर चीज का दवा बेच रहे थे। लेकिन प्रूफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रूफ दे दीजिए, तो कहा प्रूफ नहीं है। होता है ना, जब आप किसी चीज को कहते हैं कि मेरे पास ये चमत्कार है, तो आप हमेशा दिखा सकते हैं, या तो आप फ्रॉड कर रहे होंगे तभी नहीं दिखा पाएंगे। तो दिस वाज द केस। तो यही है बस। इसमें मेन आप देखिएगा कि जो इनके खिलाफ जो था वो केस हुआ था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। इसमें यह होता है कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो करेक्ट एंड क्लियर होना चाहिए। तो दिस वाज द मिसयूज एंड दिस वाज वायलेटेड। मेन थिंग यही है। बाकी स्टेट का पॉलिटिकल न्यूज है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, सौम्या स्वामीनाथन, इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है दैट इज फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन। हमारा प्रोग्राम चल रहा है नेशनल लेवल पे, उनकी इनको हेड बना दिया गया। ऑलरेडी ये डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिफिक साइंटिस्ट है ऑन द डब्ल्यूएचओ।
ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की भी ये हेड रह चुकी हैं। दीज आर द इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर द पीसीएस, नॉट फॉर द यूपीएससी में तो इतना नहीं जाएगा पूछने। ओके, इनके बारे में तो पता ही होगा। सी इज द डॉटर ऑफ द एम एस स्वामीनाथन, इसी बात उनको भारत रत्न दिया गया है। एंड मेनली ही वाज इनटू द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ, जैसे इंक्रीज प्रोडक्शन था 1966 के करीब में। आप जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय इंडिया की हालत काफ़ी ख़राब थी। यहाँ पे फेमाइन था, करोड़ों लोग ऐसे मर जा रहे थे भूखमरी से, खाने को नहीं था। यूएस हमें देता था अनाज, उसके भरोसे रहते थे। तो कंटिन्यूसली हमने एफर्ट मारा, सेल्फ रिलायंस पे गए और बाद में हमने ग्रीन रिवोल्यूशन, जो राइस एंड व्हीट में न्यू टेक्नोलॉजी हमने यूज किया था जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। और इसमें भी ये दिक्कत थी कि प्रोडक्टिविटी जो बढ़ी थी वो कुछ रीजन में बढ़ा था, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। तो ये भी पढ़ा जाता है कि आगे डिस्कशन ये है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था दैट शुड बी ग्रीन रिवोल्यूशन पार्ट 2 अब आना चाहिए ताकि इक्वालिटी ग्रोथ हो। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उससे डिसबैलेंस हो गया था सोसाइटी में। एक समाज जो है हरियाणा के आसपास या जो पंजाब का है वहां पे तो उनके फार्मर्स इस समय काफी अमीर हो गए, लेकिन वही यूपी, बिहार, उड़ीसा के फार्मर्स का वो हालत नहीं है। आप देख रहे थे फार्मर्स मूवमेंट इसीलिए पंजाब, हरियाणा उधर ज्यादा था क्योंकि वो ताकतवर हैं, उनका एग्रीकल्चर से काफी कुछ प्रोड्यूस होता है और वो अपने प्रोड्यूस को जाके जो फार्म प्रोड्यूस मार्केट होता है उसमें वो बेचते हैं। नॉर्मल हमारे वहाँ के फार्मर्स देखिएगा जाके पास के सब्जी मंडी में ऐसे बेच देते हैं, या जो ठेकेदार होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स उनसे बेचते हैं, मीडिएटर्स से। तो यहाँ पे इन लोगों को उतना नहीं फायदा होता है, तो उनको पता ही नहीं है कि जो एपीएमसी मार्केट है उसका वैल्यू क्या है। पंजाब के जो है उनको पता था, इसीलिए प्रोटेस्ट वहां पे काफी हाई था कि एपीएमसी नहीं रहेगा तो हमारा जो वैल्यू है फार्म का वो घट सकता है। तो ये था मेन इशू। ओके, सॉइल, तो सॉइल तो हमारे वहाँ गंगेटिक प्लेन काफी अच्छा है, यूपी बिहार के किनारे जो जितने भी गंगा का प्लेन है का। हम्म 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 हम्म। सवाल का तो मुझे लगता है यूपी बिहार में भी काफी है, उड़ीसा में भी अच्छा है। दिक्कत मेन है कि जो फार्मर्स का हिस्ट्री रहा है, एक तो हिस्ट्री ये रहा है कि वहाँ के फार्मर्स के लैंड काफी बड़े बड़े हैं, यूपी के जो फार्मर्स हैं उनके लैंड काफी फ्रेगमेंटेड है। दूसरी चीज है ये कि जो रिवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश ने लगाया था, परमानेंट सेटलमेंट इस एरिया में लगा दिया था और उन एरिया में महलवारी सिस्टम था या रियतवारी सिस्टम था। तो उसमें यह था कि फार्मर्स के पास पावर ज्यादा था। तो कई फैक्टर हैं, जैसे सॉइल का भी फैक्टर है, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था उसका भी इम्पैक्ट है, पॉपुलेशन का इम्पैक्ट है, उनका पॉपुलेशन डेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं है, उनमें पहले एजुकेशन आया, कंट्रोल कर लिए। तो 4-5 फैक्टर है, तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। मतलब आप जब आंसर लिखेंगे तो आप 4-5 चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। सॉइल भी है, लेकिन सॉइल तो मुझे लगता है कि जो नंबर ऑफ रिवर्स हैं यूपी में भी अच्छे खासे हैं, पंजाब में भी है अच्छे खासे, तो वो नहीं है। लेकिन अदर जो फैक्टर है सोशल फैक्टर वो ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। क्लियरिटी आ रही है? हाँ, सैंडी जैसे आप बोलते ये पढ़ते हैं ना, जब आप पढ़ेंगे कि जो हमारा मेन एलुवियल सॉइल होता है तो उसमें दो तरीके का होता है। एक क्या होता है जो नदी के सबसे पास होता है उसको क्या बोलते हैं? बांगर, खादर एंड बांगर दो होता है ना। खादर जो नदी के जस्ट किनारे होता है खादर, उसके बाद बांगर होता है। तो खादर एंड बांगर जो इंडिया में यूपी में है, बिहार में, वो अच्छा खासा है। ठीक है, आप जब ज्योग्राफी में जब एग्रीकल्चर सॉइल पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, तो सॉइल इज नॉट दैट मच फैक्टर एज पर मी। मतलब मुझे लगता है कि सॉइल इज जस्ट वन फैक्टर, और वो भी सॉइल दोनों जगह का ही उपजाऊ है अच्छा खासा। क्योंकि यूपी का तो कितने दिनों से गंगा बह रही है ना, गंगा, यमुना, डिफरेंट घाघरा, राप्ती सब तो बह रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम्म। नहीं, आपका क्या, एक बार और बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पंजाब की जो ज्यादा फर्टिलिटी है। अच्छा, हो सकता है थोड़ा बहुत हो इतना। हाँ हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन मेन फैक्टर जो है ना फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है। जो वहां पे फार्मर्स के पास है वो लैंड बहुत बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे यूपी बिहार में बहुत छोटे हैं, मार्जिनल फार्मर ज्यादा हैं। किसी के पास आधा बीघा है, किसी के पास 1 बीघा है। लेकिन आप पंजाब में जाइएगा तो एक फार्मर्स के पास 15 बीघा, 20 बीघा है।
और उनका एक तो अच्छी बात है कि दिल्ली के पास का मार्केट काफ़ी करीब है, और मार्केट पंजाबियों का जो है ऑलरेडी बाहर से भी पैसे आते हैं, कुछ कम्युनिटी पंजाबी बाहर रहते हैं, तो उनका सोसाइटी का भी बहुत इम्पैक्ट है कि दे हैव लॉट ऑफ कैपिटल। उनके पास ये नहीं, यहाँ के फार्मर्स को ट्रैक्टर खरीदना हो तो 10 बार सोचेगा, उसको जाके लोन लेना पड़ेगा, पंजाब के फार्मर्स को नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है। जब आप कैपिटल नहीं यूज करेंगे तो कैसे होगा, जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन दूर तक ले जाने की, बेचने की नहीं है। जैसे वहाँ के एजुकेटेड हैं तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी उनका स्ट्रांग है, तो ये सब रीजन है, ठीक है ना। हाँ, एक फैक्टर सॉइल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जब आप ज्योग्राफी सर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कहाँ की क्या सॉइल की वो है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं यही है। इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो हमने डिसाइड किया है, और यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो कंपनसेशन के रूप में दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रसा का सिटीजनशिप कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। जान चली गई, लोग कंपनसेशन में क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे आप क्या दीजिए, सिटीजनशिप दे दीजिए, मतलब वो बड़ी चीज है। तभी तो क्यों वहां पे जा रहे थे लोग रसा में, यूक्रेन में ये दिक्कत था, अभी वार हो रहा था, पैसे इंडिया में, अब लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था बच्चों को, अब यहाँ पे है 20,000 भी बहुत बड़ी चीज हो रही थी। अब वहां पे जो ऑफर कर रहे थे वो मिनिमम 1.5 लाख कर रहे थे, 1.5 लाख पौने 2 लाख। तो माइंडसेट ये था कि ठीक है चलते हैं, 1 साल तक युद्ध लड़ेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। उनको लगा कि युद्ध में नहीं जाके लड़ना है, सपोर्ट में करना है। जैसे कि जो सैनिक लड़ेंगे उनके लिए खाना बनाना है, उनके लिए जो सामान है वो लेके जाना है, बीच में होता है ना सैनिक आर्मी, और जो गवर्नमेंट भेजती है डिफरेंट लॉजिस्टिक, तो वो हमें कनेक्टिंग करना है। लेकिन वहां गए, वहां पे इतना ज्यादा कैजुअलिटी हुई है रसन की। रसा की पॉपुलेशन बहुत कम है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा एरिया में है, इंडिया से 7 गुना बड़ा है, लेकिन वहां का पॉपुलेशन मुझे लग रहा है कितना होगा, 14 करोड़ के आसपास है। मैं भी ये भी ज्यादा ही बता रहा हूँ। और इंडिया का 140 करोड़, और इंडिया का 7 गुना लैंड है। तो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। तो वहां पे कमी थी लोगों का, यहाँ पे पैसे की कमी थी, तो वो गए। फिर दिक्कत ये थी कि जो बॉन्डिंग थी, अब गरीब आदमी है यहाँ का जो जा रहा है, उसको लगा कि मीडिएटर बनना है, लेकिन वहां पे उन्होंने फ्रंट पे भेज दिया। अब वो भाग के आना भी चाहते थे, तो उनका एक बॉन्डिंग होती है कि आप मेन जो बैटल फील्ड से है वहां को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो फिर वहां पे है, होता है ना, आप भगौड़े घोषित कर दिए जाएंगे, आपको पीछे से वही गोली मार देंगे। तो जब आप फील्ड में लड़ रहे हैं तो वहां पे छुट्टियां नहीं मिलती हैं। ये आपने नॉर्मल कंडीशन में भी देखा होगा, इंडिया का भी यही है। सिटीजनशिप आप ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया जब किसी से युद्ध पे हो उस समय आप सिटीजनशिप नहीं छोड़ सकते हैं। नॉर्मल आप जाइए, आप फ्री हैं कि सिविलियन जब पीसफुल है, पीस टाइम है, तो आप कहीं का सिटीजनशिप ले सकते हैं। और ये नहीं कि युद्ध हुआ तो आप सिटीजनशिप छोड़ना, वो सिटीजनशिप नहीं छोड़ने देते हैं। तो यहाँ पे ये चल रहा था कि ठीक है अब डेथ हो गया तो उनके जो कीन है, जो उनके रिलेटिव है, उनको सिटीजनशिप दे दिया जाए, एंड दे हैव टू प्रोवाइड विद द कंपनसेशन एज वेल। जो पैसे कंपनसेशन में देना है वो देंगे। दिस इज ऑल अबाउट। इसमें बहुत बहस चल रहा था, क्योंकि बीच में इनको जो ये मीडिएटर होते हैं उन्होंने भी काफी पैसे लिए थे। अब लोगों को ये लगता है कि ना कि 12 महीने कमाऊंगा, नियर अबाउट 24 लाख कमा लूंगा, उसमें से 10-20 हजार खर्चे भी होंगे, तो फिर भी मेरे पास 18 लाख होगा, यहाँ आके बढ़िया सा शॉप हो, बिजनेस खोल लूंगा। यही माइंडसेट के साथ लोग जाते हैं। लेकिन जब जान जाती हुई दिखती है ना, तब लगता है पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पहले जान बचा जाए। हमारा 10 ही हजार ठीक था, तो लेकिन वो अब आने नहीं दे रहे थे, इसको लेके काफी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि कुछ तो भाग फोन उन सब छीन लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसी न किसी से वो भाग के कैसे चोरी छुपे जाके कैसे कैसे कॉल कर रहे थे, ये सब चीजें थी वहां पे। नेक्स्ट न्यूज जो है ये काफी चल रहा है कि इंडिया एंड यूएस के बीच में एक निगेटिव पॉइंट है। एक निगेटिव पॉइंट ये है कि इंडिया के कुछ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो है वहां के सिटीजनशिप हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं कि प्रो खालिस्तान का, कि खालिस्तान एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। जो पंजाब है उसको सिख धर्म के नाम पे एक सेपरेट कंट्री बनना चाहिए। तो वहां पे एक ग्रुप है जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, और उसके ये मेन इस समय लीडर थे गुरपवंत सिंह पन्नू। तो इनको मारने की साजिश थी, और उसमें दिक्कत यह है कि जो इंडिया का एजेंट शामिल था उसको यूएस ने अपने इंटेलिजेंस से पकड़ लिया है। अब दिक्कत आ रही है कि उन्होंने गवाही भी दे दी, इंडिया कह रहा है कि हम नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं था। अब ये वो जो ऑफिसर पकड़ा गया है वो किसी को हायर किया था टू किल दिस पर्सन। ओके, मेन न्यूज ये है कि इसको, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूएपीए के अंडर में
टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया। ऑलरेडी 2019 से थे, 5 साल के लिए था, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया है। आपने अभी देखा होगा कि न्यू जो हमारा लॉ आया है, कौन से 3 न्यू लॉज कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, सेकंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में ऑलरेडी टेररिस्ट के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए एक नया प्रोविजन लाया है। तो इसी पे डिबेट चल रहा था, जब यूएपीए ऑलरेडी है तो आप नया प्रोविजन क्यों ला रहे हैं? यूएपीए ऑलरेडी है कि आप एंटी नेशनल एक्टिविटी में कहीं पे भी शामिल होंगे, यू विल बी डिक्लेयर एज द टेररिस्ट एंड द टेररिस्ट ग्रुप। तो ऑलरेडी था, तो व्हाई यू आर ब्रिंगिंग इट अंडर द नॉर्मल लॉ, जो हमारा सिविलियन लॉ है उसके अंडर में आप क्यों ला रहे हैं? ओके। क्लासिक इंडियन लैंग्वेज, अभी बात चल रही है कि इसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और कितने समय क्लासिक इंडियन लैंग्वेज है? हाउ मेनी? कुछ पढ़ा है? 8 है। क्या इसका क्राइटेरिया होता है? एक तो इनका खुद का लिटरेचर होना चाहिए, और जितने भी लैंग्वेज हैं कम से कम ये एटलीस्ट दे शुड बी 1500 से 2000 साल पुराने होने चाहिए, कोई भी न्यू नहीं को दे सकते हैं, और कंटिन्यूटी होनी चाहिए लैंग्वेज में, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई दिस आर द लैंग्वेज, दीज आर द क्राइटेरिया। संस्कृत को लेके ही ये है कि संस्कृत को अभी फंडिंग ज्यादा की जा रही है एज कंपेयर टू द अदर क्लासिक लैंग्वेजेस, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज, रेन इनसाइड द हाउस। यह है ना, जैसे कि घर में क्यों नहीं बारिश होती है, बताइए क्या रीजन है? What is the reason? What is the process of the rainfall? Rainfall कैसे होता है? नॉर्मल क्या होता है कि जब वाटर को हीट दिया जाता है तो वेपर बन के ऊपर होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, फैला होता है चारों तरफ, फिर ऊपर होने लगता है तो कूलिंग होने लगती है। एज हमने देखा है कि ज्योग्राफी में कि जमीन से आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होने लगता है, मतलब ठंडा बढ़ने लगेगा। अब जब ठंडा बढ़ेगा तो वो पास पास आएगा और एक ऐसे कंडीशन में जाएगा जहां पे वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होगा फिर भी वो ऊपर बढ़ रहा होगा, क्योंकि जो नीचे ग्रेविटी है, 2 फोर्स लगेगा, एक है नीचे ग्रेविटी और ऊपर उसका ड्यू टू द एयर जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण ऊपर वो जा रहा होता है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ग्रेविटी का जो फोर्स होता है नीचे वाली, ये वाली ग्रेविटी का फोर्स जो ऊपर जाने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वो रेन ड्रॉप बन के नीचे गिरने लगता है, दैट विल बी द रेनफॉल। घर में भी बारिश होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। एक तो घर में बारिश होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में होती है कि आपको जल्दी पता नहीं चलता है। नॉर्मल आपको ऐसा लगता होगा कि जब जाड़े का, इस समय बारिश का दिन है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई। अब जहां जहां पे देखिएगा कि अगर बेसमेंट का एरिया होता है तो कभी कभी दीवार में पानी जमा होने लगता है और कभी कभी हल्का हल्का बूंद चूता है, कभी कभी नहीं होता है ना। तो दैट इज द, जैसे आप, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब आप वॉशरूम में नहाते हैं तो आपके शीशे पे वो आने लगता है, जब पार्टिकल जाके बैठते हैं तो वहां पे दिखता है वो पार्टिकल, वाटर, ये ड्रॉपलेट। कभी कभी आप, जो आपका वॉशरूम होता है उसके से भी कभी कभी 1-2 बूंद टपकता है। तो दैट इज मल्ली ड्यू टू द लेस क्वांटिटी ऑफ द वाटर। जो नॉर्मल होता है वो क्वांटिटी ज्यादा होता है तो हमें दिखता है, लेकिन जो आपका वॉशरूम है, आप 2 ही बकेट से नहाते हैं ना, 2 बकेट में मैक्सिमम कितना जाता होगा? 10 बूंद जो वेपर बन के निकलता होगा, और उसको थोड़ा सा होने में टाइम लगता है। तो दिस इज द रीजन, लेकिन वो दिखता है आपको। जहां पे दीवार ठंडा होता है देखिएगा वहां पे आ जाती है, बेसमेंट में खासकर नमी आपको दिखेगी, क्योंकि उस समय वहां पे कंडीशन ऐसा हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है कि तुरंत आपको ठंड वॉल चाहिए होता है, वो वहां मिल जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, ए बजट दैट डिराइव द ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। तो अब बजट में क्या क्या होनी चाहिए? जब भी हम बजट बनाते हैं, बजट इज, व्हाट इज द बजट? बजट हिसाब किताब है कि कितना टैक्स मिला और कितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया। अब एक घर में है, एक माता पिता है, बजट वही बनाते हैं कि इस साल टीवी लिया जाएगा, किस साल फ्रिज लिया जाएगा, किस साल पढ़ाई पे देना है। दे डिसाइड द बजट। कितनी सैलरी आने वाली है वो भी डिसाइड हो जाता है कि पूरे साल में इतना आएगा, खर्चा ही है, बजट यही होता है। अब बजट में 2 चीज देखा जाता है। अब जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो या तो ग्रोथ पे ध्यान दे कि जीडीपी है, प्रोडक्शन ज्यादा हो। व्हाट इज द जीडीपी? थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देता हूँ। व्हाट इज द जीडीपी?
नहीं, कर तो नहीं है। इसका मतलब हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पी का मतलब प्रोडक्शन है कि कितना प्रोड्यूस हुआ। होता है ना कि एक कि देश कितना प्रोड्यूस करता है एक साल में। जैसे नॉर्मल आप देखिए कि सोचिए कि पृथ्वी पे कोई नहीं है, सिर्फ एक फार्मस आया और एक आप आए, दो लोग आए। तो फार्मस ने पहले बीज कहीं से लाया और उसने गेहूं बोया, फिर गेहूं आया, फिर आप ब्रेड बनाते हैं, आपसे उसने गेहूं बेच दिया, 100 क्विंटल उसका गेहूं हुआ, 100 रुपए का, 50 रुपए का आपको बेच दिया। फिर आपने 50 रुपए का गेहूं लेके 200 का आपने ब्रेड बना दिया, जो हम लोग चाय ब्रेड खाते हैं ना, वो वाली ब्रेड। ओके, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? वो 100 रुपए का प्रोड्यूस किया व्हीट जो बिकेगा, और जो आपने 200 का आपने ब्रेड बना के बेचा। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ उस पृथ्वी पे? अगर दो ही लोग हैं तो 250 हुआ। 250 क्यों हुआ? 300 होना चाहिए ना। 100 का तो फार्मर बनाया और 200 का ये बनाया, तो 250 होगा कि 300 होगा? मानिए जो ब्रेड बनाएगा वो 50 रुपए का खरीदेगा ना। 50 रुपए मानिए वो फार्मर्स हमने खाने के लिए रख लिया और 50 क्विंटल 50 रुपए में बेचा, तो बीच वाला इंटरमीडिएट हो गया ना 50 रुपए। भले वो 200 का बनाया लेकिन 150 का तो प्रोडक्शन हुआ, वैल्यू एडेड 150 हुआ। तो इसका और इसका मिला के टोटल कितना होगा? 250 होना चाहिए। ओके, तो प्रोडक्शन ऐसे पूरे देश का होता है। इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ऐसे पूरा देश कुछ प्रोड्यूस करता है और लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरमीडिएरी जो भी चीजें होती हैं वो घटा देते हैं। क्योंकि आपको फ्रिज बनाने में उसका पहिया भी किसी ने बनाया होगा, उसका किनारे का जो वॉल किसी ने बनाया होगा, अंदर कंप्रेसर लगता है जिससे ठंड करती है वो लगाया होगा, कई पाइप लगे होते हैं, पीछे का सीट लगा होता है, अलग अलग लोग बनाते हैं ना। तो वो अलग अलग लोग बेचे होंगे, किसी ने पहिया बेचा होगा, किसी ने सीट्स बेचा होगा, किसी ने कंप्रेसर बेचा होगा, लेकिन लास्ट में आपको ओवरऑल प्राइस आपको 20,000 फ्रिज का देना होता है। तो आप 20,000 भी काउंट करेंगे और उनका प्लेट व्लेट सब काउंट करेंगे तो वो प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो गई ना। आपने सीट्स का एक बार और काउंट कर लिया, प्रोडक्शन तो एक ही बार हुआ ना। तो इसीलिए जो इंटरमीडिएरी गुड्स होते हैं उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। फाइनल प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएरी जितना भी होता है उसको रिड्यूस करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन आता है। यहां पे दिया है कि रियल जीडीपी। अनरियल भी होता है क्या? रियल क्यों दे रहा है? रियल जीडीपी का मतलब क्या हुआ? इस इन्फ्लेशन घटा के। जैसे दो तरीके का जीडीपी मेनली हम देखते हैं, एक नॉमिनल होता है, एक रियल होता है। नॉमिनल का मतलब होता है कि जितना, जैसे इस पूरा प्रोडक्शन, मानिए ये यही एक देश है, ये क्लास देश है, तो इसमें मैं इस बार जितना भी ऐड किया हूं दैट विल बी द न्यू प्रोडक्शन। जैसे कि चेयर हो गया, कैमरा हो गया, ये एलईडी हो गया, ये न्यू प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका जो ग्रोथ होता है, अभी हमने एकदम इसका रेट वो कैलकुलेट कर लिया कि अभी ये जितने पैसे का है और जितने पैसे का ये टेबल्स है सब जोड़ लिया, और हम देखते हैं कि पिछली बार जितना ग्रोथ ओवरऑल इस एरिया का हुआ था उसकी तुलना में ये कितना है। तो अगर सिर्फ पैसे जोड़े तो वो लगेगा कि बहुत ज्यादा है। एक और एग्जांपल देता हूं, सब कुछ छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि 2000 ग्रोथ रेट ये बोला है, जीडीपी इज द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब पहले से तुलना कर रहे हैं कितना ग्रोथ हुआ। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है? मैं एकदम इसको और अच्छे से वो करता हूं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। कोविड के पहले रूम रेंट जो गोरखपुर एरिया में था, सिंगल रूम रेंट, वो नियर अबाउट 2000 के आसपास था। ओके, जब कोविड आया सब बच्चे घर चले गए, लोगों का रूम चल नहीं रहा था, तो ये रूम रेट घट के 800 या 1000 आ गया। 800 या 1000 रूम रेंट चल रहा था, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं 2018 में। 2020 में ये हो गया। अभी आपको इकोनॉमिक्स में ये डिटेल से बताया जाएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब नॉर्मल सिचुएशन हो गया 2022 में, अगेन ये बढ़ने लगे और अगेन ये करीब 1900 या 2000 वापस आ गया, हो गया। 2022 में इसका ये हो गया। 2022 में रेंट कितना है? 1900 के आसपास, 1900 मान लेता हूं, ठीक है। अब किसी को जो पूछा जाए कि ग्रोथ कितना हो रहा है रूम रेंट में, रूम रेंट में ग्रोथ कितना हो रहा है, तो अगर पिछले साल से तुलना किया जाए तो लगेगा कि 1000 से बढ़ के 1900 हो गया, 900 का ग्रोथ हो गया, नियर अबाउट दुगुना बढ़ गया।
बट अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 2020 को छोड़िए 2018 की तुलना में ग्रोथ कितना है, तो निगेटिव में ग्रोथ है, नियर अबाउट 10% कम हो गया है, तो निगेटिव में ये 10% हो गया। एक जगह ये आ रहा है कि 90% प्लस जा रहा है, 90% इंक्रीज हुआ है, और दूसरी बार 90% और 10% डिक्रीज लग रहा है। तो इसको जो डिफरेंट ईयर से कंपेयर करते हैं इसको बेस ईयर कहते हैं। अगर बेस ईयर इसको रखें तो आपको लगेगा कि ग्रोथ जो है वो 90% हुआ है 2020 की तुलना में, लेकिन 2018 की तुलना में निगेटिव में ही है, अभी भी उस रेट पे नहीं आया है। तो जो जो रियल जीडीपी होता है वो हमेशा बेस रेट से देखते हैं कि किसी एक ईयर की तुलना में असली में ग्रोथ कितना हुआ है। आर यू गेटिंग? एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, एक और एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब हम लोग छोटे थे तो जो पेन हम लोग लिखते हैं आजकल, तो वो 5 रुपए का आता था, ठीक है। मानता हूं उस समय अगर वो 20 पेन उस साल बने थे जब मैं छोटा था, तो 100 रुपए का हो गया। पेन कितना उस साल बना था? 20। उस साल का टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया अगर वैल्यू में जोड़ूंगा तो 100 रुपीज। मानिए उस साल केवल पेन का ही प्रोडक्शन हुआ था और हम सोच रहे हैं कि कुछ और बन ही नहीं रहा है पूरे इकोनॉमी में, सिर्फ पेन बन रहा है। उस साल 20 रुपए का बना और 20 रुपए के हिसाब 5 रुपए के हिसाब से 20 बना, 100 रुपए का हुआ, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा वही पेन खरीदने तो वो 20 रुपए का मिलता है। और मैं मानूं कि अभी भी 20 ही पेन बना, 20 पेन क्या, मैं इस साल मानूं कि 10 ही पेन बना, इस साल 10 पेन बना है, तो कितना हो गया रेट? 200। आपसे मैं पूछूं कि ग्रोथ रेट कितना है पेन का, पेन के प्रोडक्शन में, लेकिन अगर सिर्फ आप पैसे देखेंगे तो आप कहेंगे कि दुगना हो गया है, ग्रोथ तो 200 दिखेगा ना। लेकिन पेन पहले 20 बना था, अब 10 बना है, असली प्रोडक्शन हुआ, रियल प्रोडक्शन नहीं दिखा रहा है ना, नकली वाला प्रोडक्शन दिखा रहा है। तो ये नॉमिनल ग्रोथ है। जब हम बेस ईयर निकाल के बेस ईयर में जाके और नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ये पैसा भूल जाते हैं, पैसा नहीं हम कंपेयर करते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्शन देखेंगे तो ये रियल प्रोडक्शन होगा, इसको रियल जीडीपी कहेंगे। सिर्फ हम प्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे, दैट विल बी द रियल जीडीपी। लेकिन जब हम सिर्फ पैसा देखेंगे तो दैट विल बी नॉमिनल जीडीपी। क्यों डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस क्यों आ गया? कम हुआ फिर भी रेट ज्यादा दुगुना क्यों हो गया? इन्फ्लेशन है, महंगाई है। 5 रुपए से इसका रेट बढ़ के 20 रुपए हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, फिर भी लगेगा कि ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए हमेशा रियल जीडीपी देखा जाता है, नॉमिनल नहीं देखते हैं। नॉमिनल देखेंगे तो नॉमिनल तो हमेशा बढ़ेगा ही ना। प्रोडक्शन हम देखते हैं कि क्या रियल में पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं। इससे क्लियर हो रहा है चीजें कैसे जा रही हैं। बेस ईयर समझ में आ रहा है? यहाँ पे बेस ईयर वो होता है जिससे हम तुलना करते हैं। ये मैं 2012 से तुलना करूं और अभी 2024 का तुलना कर रहा हूं, तो बेस ईयर क्या ले रहा हूं? 2012 की तुलना में कंपेयर कर रहा हूं कि उससे कितना बेस ईयर है। क्लियर हो रही है? दिस विल बी द रियल जीडीपी एंड दैट विल बी द नॉमिनल जीडीपी। इसमें इन्होंने कहा है कि मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए, जो इकोनॉमी होता है उसका मेन फोकस एरिया 2 चीजों पे होना चाहिए। एक तो ग्रोथ होना चाहिए और दूसरी फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि इतना ज्यादा फिनेंशियल डिफरेंस आने लगे खरीद और बिक्री में कि वो सिस्टम ही ढह जाए। मतलब यहाँ पे फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी बहुत ज्यादा देने लगती है, और सब्सिडी देने से ये होता है कि फ्यूचर का जो गवर्नमेंट आएगा उस पर वो कर्ज चढ़ा रहे होंगे, और वो गवर्नमेंट एक तरीके से जाके संभाल नहीं पाएगा चीजों को, और ऐसे कंडीशन में एक महंगाई 4 गुना बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो रहा है थोड़ी सी कि इन्होंने कहा कि 2 चीजों का लेना है कि ग्रोथ भी बढ़े और साथ साथ हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट? जो कमाई और जो खर्च के बीच में आता है, जैसे अब जो पूरे खानदान की, पूरे घर की, जो हमारे मम्मी पापा सब मिलके कमा रहे हैं,
और कितना खर्चा कर रहे हैं। नहीं, वो है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो खर्चा जब रुपया हो जाए और आमदनी अठन्नी हो तो ऐसे में फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। तो कोई भी गवर्नमेंट तब तक सस्टेनेबल नहीं रहेगा जब तक कि फिजिकल डेफिसिट एक मैनेजेबल नहीं हो। और फिजिकल डेफिसिट अगर हो भी रहा है तो वो कैपिटलिस्ट एरिया में हो, कैपिटल फॉर्मेशन में हो। कैपिटल फॉर्मेशन, जो चीजें मशीनें जिससे प्रोड्यूस होती हैं उसको कैपिटल फॉर्मेशन होता है। एक होता है ना, एक फैमिली में है कि एक फैमिली खर्चा अधिक कर रहा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है, ठीक है, 50 पैसा वो ज्यादा खर्चा कर रहा है, लेकिन वो 50 पैसा ज्यादा खर्च करके वो मशीन खरीद रहा है, वो बिजनेस लगा रहा है, उसने 4 मशीन लाया, तो वो फ्यूचर में उसका आमदनी बढ़ेगा। तो वो जो उधारी होगा अगर लेके दिया होगा तो वो दे देगा 50 पैसे। लेकिन अगर वो घर में सामान खरीदने के लिए टूर घूम रहे हैं ऑल इंडिया और आ गए वापस, कोई कैपिटल में उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो बर्डन हो जाएगा, वो वापस नहीं दे पाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो फिजिकल डेफिसिट है वो अगर कैपिटल फॉर्मेशन में कर रही है, अगर वो अपनी इंडस्ट्री लगवा रही है, रोड बनवा रही है, कुछ ऐसे चीजें कर रही है जिससे ग्रोथ आगे बढ़ेगा, देन इट इज गुड। लेकिन सब्सिडी में अगर गवर्नमेंट देने लगती है तो दैट इज नॉट गुड फॉर ए इकोनॉमी। और इन्होंने कहा है कि जो हमें ग्रोथ रेट नॉर्मल चाहिए, इन्होंने दो तरीके की, एक तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कही है, एक तो शॉर्ट टर्म और एक का है कि मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म का जो अभी है, अभी इंडिया का ग्रोथ रेट आसपास 7 के हम अचीव कर सकते हैं, दैट विल बी फाइन। और मीडियम टर्म में इससे 7 से 7.5 ले जा सकते हैं। साथ साथ हमें ये देखना है कि इन्फ्लेशन भी ना बढ़े और जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी मैनेज रहे। फिजिकल डेफिसिट के पास इंडिया में ऑलरेडी एक हमने एक्ट बनाया था 2003 में, उसका नाम है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इससे क्या क्या क्यों ये लाया गया था? व्हाट इज द मेन पर्पज, व्हाट वाज द मेन पर्पज फॉर दिस? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल का मतलब जो डिफिसिट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एंड बजट का मैनेजमेंट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट को इतना नहीं सब्सिडी देना चाहिए कि वो एक लेवल से फिजिकल का जो लेवल है वो काफी हाई हो सके। तो उस समय हमने एक्ट बना दिया। उस समय लगता था गवर्नमेंट बांट रही है फ्री में, गवर्नमेंट को क्या है 5 साल के लिए आना है, 10 साल के लिए आना है, फिर चली जाएगी, फिर अगली गवर्नमेंट पे भार आ जाएगा और बाद में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है फिनेंशियल क्राइसिस के कंडीशन हो जाते हैं कंट्रीज में, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के चांसेस आ सकते हैं। 1991 में हमारे पास चांसेस था, लेकिन वहां पे हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया था, बच गए थे हम लोग। तो इसलिए एक एक्ट ही बना दिया गया कि गवर्नमेंट को बोला गया कि आप इसी लेवल पे अपने फिजिकल डेफिसिट को रखिएगा। और फिजिकल डेफिसिट की बात हमेशा 3% के आसपास कही जाती है कि जो आपका खर्चा होना चाहिए और जो आपका एक्सपेंडिचर है और जो आपका टोटल इनकम है उसमें डिफरेंस मैक्सिमम 3 से 5% होना चाहिए। अभी का माना गया कि वो हम 3% जा नहीं पा रहा है, क्योंकि हमेशा खर्च ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू द जो हमारा इनकम होता है। ठीक है, इन्होंने फिर आगे डिस्कस किया है कि जो टैक्स रिवेन्यू होता है, गवर्नमेंट के पास क्या जरिया होता है? आमदनी का एक होता है टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। नॉन टैक्स में क्या आएगा? टैक्स रेवेन्यू में वो डिफरेंट टाइप के टैक्स होते हैं, जैसे कि जीएसटी हम लोग देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जो ड्यूटीज होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स होते हैं, लॉट ऑफ टैक्सेज होते हैं, जैसे हम लोग टोल टैक्स भी देते हैं जब गाड़ियां गुजरती हैं। तो नॉन रेवेन्यू क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? गुड। जैसे कि रेलवे से इनको, जो गवर्नमेंट की कंपनियां भी तो है, रेलवे है, इनकी और भी चीजें जैसे बीएसएनएल है, जैसे और भी फी है, यूनिवर्सिटी से फी लेते हैं जो कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, इसमें भी तो कुछ पैसे आते होंगे। और भी चीजें होती हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें होती है, जैसे आप जाते हैं रजिस्ट्री कराने तो कुछ रजिस्ट्री की आपको देने पड़ता है, या कभी फाइन आप पे लगा दिया, पेनल्टी लगा दिया, वो सब पैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, जिसपे टैक्सेशन नहीं होता है, अलग से वो चार्जेज होती हैं, फी के रूप में लिया जाता है, एंड अलग डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को हैंडल करता है तो आरबीआई भी तो कमाता है, वो बैंक को भी
देता है, लेंडिंग बारोइंग होती है, तो वहां से भी पैसे आते हैं, वो सब मिला के नॉन टैक्स होते हैं। ठीक है, तो इंडिया के पास जो अभी टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू है, अभी थोड़ा सा बैलेंस ज्यादा हो गया नॉन टैक्स रिवेन्यू का, क्योंकि आरबीआई ने नियर अबाउट 2,11,000 करोड़ गवर्नमेंट को दिया है अपनी कमाई। पहले आरबीआई नहीं देता था, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट को देने लगे हैं। दैट्स वाई नॉन टैक्स रेवेन्यू थोड़ा सा इनका अच्छा हो गया। तो अभी है कि अभी ये थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और थोड़ा सा इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन डिस्कस हियर। यहां पे ये बोल रहे हैं कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दो तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा? एक्सपेंडिचर खर्चा का भी तो हो गया। जैसे मैंने बताया ना कि घर है, घर चलाने के लिए दो तरीके का खर्चा होता है। एक होता है कि दाल चावल खरीदने हैं, सब्जियां खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं। दूसरा होता है कि कुछ मशीन खरीद के, प्रिंटिंग मशीन खरीद लिया, प्रिंट करके पैसा कमा रहे हैं। तो एक हो गया, एक क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो जिससे आमदनी नहीं आने वाली है, और दूसरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे आमदनी आने वाली है। जो इन्होंने टैक्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो गया? जो सब्सिडी देते हैं, मनरेगा में जो पैसा देते हैं, जो मुफ्त में हम आजकल चावल दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं ना, और भी लोगों को बहुत सी स्कीम दे रहे हैं, दैट इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा चीजें इकोनॉमिक्स एकदम मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। दो तरीके का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का है, एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल। ये बोल रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, अगर ज्यादा है तो ठीक है, डेफिसिट है तो भी चलेगा, फिजिकल डेफिसिट। लेकिन फिजिकल डेफिसिट अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण आ रहा है, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे मनरेगा में आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आप कहीं को रिलीफ के लिए पैसा प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जैसे नहीं होगा कि बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में आपने रिलीफ दिया, लेकिन उससे आमदनी नहीं होने वाली है, आपने कोई कंपनी नहीं लगाया, तो ये क्या हो गया? ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। घर में हो गया ना, कपड़े खरीद लिए, तो उससे भले आप पहन के आप दिखा सकते हैं, लेकिन उससे कोई आमदनी नहीं आएगी। लेकिन वही आपने कुछ ट्रैक्टर खरीद लिया, या आपने एक गाड़ी खरीद के किराए पे चलवा दिया, तो उससे आमदनी आएगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना? आपके घर में एक पैसा खरीद के आपने फ्रिज लगा के कोका कोला बेचना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन वही फ्रिज अगर आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे आमदनी नहीं हो रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सेम फ्रिज कैपिटल में भी चला जाएगा, सेम फ्रिज रेवेन्यू में भी जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? इन्होंने कहा है कि जो चीजें होनी चाहिए वो मैक्सिमम कहां से आनी चाहिए? जो खर्चा होना चाहिए वो मैक्सिमम कैपिटल में जाना चाहिए। क्लियर हो रही है? निगेटिव में भी जाए, अगर किसी घर की आमदनी ओवरऑल जो खर्चे हैं वो ज्यादा भी हो रहे हैं, कैपिटल में हो रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में वो फैमिली कमा के अपनी कंडीशन सही कर लेगी। लेकिन जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होने लगता है तो दिक्कत आती है। तो यही ये टोटल डिस्कशन यही इसमें में पूरा है कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है वो ग्रोथ रेट नियर अबाउट 11 पॉइंट के पास रहेगा, एंड दैट विल बी सफिशिएंट टू मेंटेन आवर फिजिकल डेफिसिट अराउंड द 5.1, जो गवर्नमेंट अभी लेके चल रही है कि 5.1 के आसपास है, और 3-4 साल में इसको घटा के 3% लाना है। जो जैसे आपके घर का खर्चा इस समय चल रहा है, वो आपके घर का खर्चा 100 रुपए है, और आप एक्सपेंडिचर 103 रुपए कर रहे हैं, तो 3% का डिफिसिट आ रहा है। गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का ये हाल है कि 100 रुपए कमा रही है और 105 रुपए खर्च कर रही है, इसीलिए जो डेफिसिट इस समय आ रहा है 5.1 आ रहा है। जो ये कमिटी है ये बोल रही है कि ये जो डिफरेंस आना चाहिए वो 3% आना चाहिए। गवर्नमेंट अगर 103 खर्च करती है और रिवेन्यू में 100 आता है तो वो चलेगा। आगे जो हमारा टैक्स बढ़ेगा, गवर्नमेंट जो रोड बना रही है उससे भी टोल टैक्स आएंगे, तो वो मेंटेन कर लेगा। लेकिन जब 3 से ज्यादा जाएगा तो फिनेंस के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे में क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन। ये भी इकोनॉमिक्स का है, तो फिर से ये भी समझाता हूं। द शेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3.0 फॉर द मोदी 3.0। किसी भी इकोनॉमी में क्या क्या मेन जरिया होता है फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्या क्या होता है? किस किस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है? पहला जो सबसे आप लोग देखते हैं वो क्या होता है? हा? सही तो बोला था, एग्रीकल्चर बोला था। पहला तो रॉ मटेरियल ही आएगा,
पर जब हम इंसान पहले सबसे पहले स्टार्ट किया ह्यूमन लाइफ जीना नॉर्मल, तो एग्रीकल्चर ही स्टार्ट किया था। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर थिंग। जब आप रॉ मटेरियल निकालते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ये सब में चले जाते हैं। और उसके बाद सर्विस सेक्टर आता है, जहां आप सर्विस, बैठे बैठे आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, बैठे बैठे आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ इधर उधर नहीं जा रहे हैं। यहाँ बैठे आप अमेरिका में सॉफ्टवेयर बेच दे रहे हैं, कुछ वो नहीं हो रहा है लेकिन पैसे हो रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं। जैसे टूरिज्म में सर्विस होता है, जैसे आके आपके साथ जो टूर गाइड होगा वो सिर्फ बताएगा कि ये चीजें हैं, वो कुछ आपको देगा नहीं, टेंजिबल चीजें नहीं देते हैं। सर्विस में क्या होता है, वो आपको छूने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपका चेंज हो जाएगा, चीजें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग, जस्ट कुछ ऐसे टचिंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यू आर गेटिंग समथिंग, ठीक है ना। तो सर्विस सेक्टर वो है, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, वो सर्विस ही देता है, जस्ट वो मेडिसिन लिखता है, आप जाके बाहर करते हैं। ओके, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग चीजों से वहां पे कोई लेना देना नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि फिजिकल प्रोडक्शन होता है, जैसे कपड़े बन गए, जूते बन गए, हो गया ना, चेयर्स बन गए, टेबल्स बन गए, तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, दिस विल बी द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पे ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं कि अमेरिका इंडिया को कैसे हेल्प कर सकता है। इन्होंने ये कंपेयर किया है कि इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं पे जॉब मिलता है। एग्रीकल्चर में भी एक लिमिट होता है कि एक खेत में 5 लोग करें, 5 लोग से ज्यादा करें तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। अगर 10 क्विंटल होना है, 10 लोग भी घुस जाए उसमें करने के लिए तो भी वो 10 क्विंटल ही आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 10 लेबर अलग से जुड़ जाए और मशीनें ज्यादा हो तो प्रोडक्शन का कोई लिमिट नहीं होता है। बट खेत का एक लिमिट है, एक प्रोडक्शन है ना, कि उस खेत 1 हेक्टेयर से इतना ही प्रोड्यूस होगा। तो वहां पे जो एग्रीकल्चर होता है उसका एक लिमिट होता है। पहले हर इकोनॉमी एग्रीकल्चर से स्टार्ट होती है, फिर वो ट्रांजिशन मारती है मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग से वो सर्विस सेक्टर में जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया माना जाता है फॉर द एनी इकोनॉमी, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग। क्यों मैन्युफैक्चरिंग? प्रॉफिट वाली बात आपने गलत कर दी, प्रॉफिट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा लोग मशीन में जाके प्रोडक्शन कर सकते हैं, मशीन है, लोग है, प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर में लिमिट है। सर्विस में ये भी दिक्कत है कि सर्विस में बैठे बैठे एक आदमी कोड बना दिया, बेच रहा है करोड़ों का, कितना चाहिए। अरे आप कभी जाइएगा, फोन या लैपटॉप एप्पल का खरीदना है, आप 1.5 लाख रुपए पॉकेट में लेके जाइएगा, एक पतला सा वो लेके आइएगा। लेकिन वही आप 1.5 लाख रुपए लेके चीनी चावल खरीदने जाइए, आपको पूरा छोटा सा रिक्शे में लाद के लाना पड़ेगा, छोटा सा वो ट्रक लाना पड़ेगा। 2 लाख में आप बहुत कुछ खरीद लेंगे। लेकिन आप जाइए एप्पल का लैपटॉप खरीदने, तो देयर विल बी द वेरी लो जो वो होता है कि जो फिजिकल प्रोडक्शन होता है बहुत कम होता है। वो आपको सॉफ्टवेयर ही भेज देंगे, कई कहेंगे ये वाला सॉफ्टवेयर डलवा दीजिए, तो उसमें तो कुछ आपको मिल भी नहीं रहा है। आप खरीदते होंगे ना कई सॉफ्टवेयर, जैसे आप अगर इस पे एक काम करते हैं MS वर्ड पे, तो 1 साल का आप सर्विस खरीदते हैं, आप क्लाउड खरीदते हैं, तो वहां पे यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज, यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग, कुछ नहीं मिल रहा है। आर यू गेटिंग ना? सर्विस सेक्टर में एक लिमिट है। डॉक्टर है वो अकेले कितनों को पर्ची लिख रहा है, लेकिन वही मेडिसिन बनाने में 100 लगे होंगे। जो डॉक्टर लिख रहा है अकेले बैठ के, 500 लोगों को बैठ के, कमा अकेले रहा है, 1-1 हजार रुपए हद से फीस ले रहा है, 1 लाख कमा लिया, लेकिन अकेले कमा रहा है ना। लेकिन जो उस मेडिसिन को बना रहे हैं अंदर फैक्ट्री में 10 लोग लगे होंगे ना, कोई उसका कोई कंपोनेंट तैयार कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई लाके इधर से इधर केमिकल मिला रहा है, कोई रैपर में डाल रहा है। दीज आर ऑल द थिंग दैट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में ये डिफरेंस है कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होता है, और हर गवर्नमेंट का ये एम होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा से ज्यादा चीजें बढ़े, और मैन्युफैक्चरिंग में उस एरिया में जहां पे इंटेंसिव नहीं हो, जहां पे लेबर इंटेंसिव हो। एक होता है कि कैपिटल इंटेंसिव, एक होता, मैन्युफैक्चरिंग में 2 कैटेगरी आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, लेकिन इसमें भी होगा एक मैन्युफैक्चरिंग ऐसा होगा जहां पे कम मशीनें लगा के लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, और एक में होगा बड़ी मशीनें होंगी और लोगों की संख्या कम होगी। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स, ड्रोन बनाना है, ड्रोन किससे बनेगा? बड़ी बड़ी मशीनें बना देंगी, रोबोटिक्स। आर यू गेटिंग ना? लेकिन वही अगर कपड़ा बनाना है तो कपड़े में लेबर ज्यादा लगेंगे,
वही जूते चप्पल की फैक्ट्री है तो वहां पे लोग ज्यादा लगेंगे, क्योंकि उसमें बहुत काम होता है कि चमड़ी को धुलना होता है, फिर आप उसको तैयार कीजिए, फिर लोग ले जाके उसको पिघलाएंगे। आर यू गेटिंग ना? लॉट ऑफ पीपल आर नीडेड। तो मैन्युफैक्चरिंग की क्या बात हो रही है यहाँ पे? ये राइटर बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर इंटेंसिव है, गवर्नमेंट उस पे फोकस करना चाहिए। अभी इंडिया का हालत ये है कि इंडिया एक एक्सेप्शन है जहां पे हमने डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में छलांग लगा दिया, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, और दैट्स वाई जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है काफी कम हो गया है। जो हमने एम बनाया था, वी वर एमिंग फॉर द 25% जो ओवरऑल इकोनॉमी है, जैसे 100 रुपए की इकोनॉमी है, और 100 रुपए में अगर वहां पे 15-20 रुपए एग्रीकल्चर से आ रहा है, 25 रुपए हम सोच रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, और जो बचा हुआ 60 रुपए है या 70 रुपए है वो हमारा सर्विस से आ रहा है। ये हालत है इस समय। आर यू गेटिंग ना? जो मैन्युफैक्चरिंग हम 25 का एम बना रहे थे वो 25 भी नहीं है, इस समय 13% पे आ गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग का जो पोर्शन है, सिगमेंट है ओवरऑल इकोनॉमी में, दैट वी वर एमिंग दैट इट विल बी 25%, लेकिन अभी ये 13% है। और जो नॉर्मल किसी भी डेवलपिंग कंट्री का है वो वियतनाम का यहाँ पे सबसे इन्होंने कंपेयर किया है। चाइना का 28% है मैन्युफैक्चरिंग का, वियतनाम का 25% है। तो आपका इस पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द इंडिया जॉबलेस ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ तो हो रहा है, आप इकोनॉमी देखिएगा, मोदी जी कह रहे हैं 5 ट्रिलियन हम इकोनॉमी पहुंच रहे हैं, हम हर साल 7-8 के परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं, पर ग्रो कर रहे हैं फिर जॉब कहाँ मिल रहा है? जॉब थोड़े आप किसी भी, आप कहीं पे भी रहते हो आपके एरिया में देखिएगा कि जॉब लोगों को उतना नहीं मिल रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का इस समय ये हालत है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस समय है, हाईएस्ट है। तो दिस इज द मेन रीजन फॉर द शिफ्टिंग our economy from the agriculture to the service sector. We are not able to produce thing into the manufacturing sector. जैसा आपने देखा होगा कि इंडिया का जो TCS है या विप्रो है, दे आर द वेरी फेमस, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कोई इतनी कंपनी नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे बेच रही हो। जैसे हम सॉफ्टवेयर में तो बेच रहे हैं, कई चीजों को हम अमेरिका को, यूएस को बेच रहे हैं, लेकिन हम जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट मैक्सिमम हमारा इंपोर्ट हो रहा है। दैट इज द मेन थिंग, दैट्स व्हाई दिस इज द मेन थिंग वी आर फेसिंग इशू। अब इन्होंने बाद में डिस्कस किया है कि अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। इश्यू समझ में आ गया कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या दिक्कत है इकोनॉमी का। फिर ये आगे डिस्कस कर रहे हैं, इसके आधा में इन्होंने डिस्कस किया है कि अब इस पे एक्शन कैसे लिया जाए। मोस्टली जो एरिया है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंपैक्टेड होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सैनिटेशन के लिए चीजें चाहिए होता है, लेबर रेगुलेशन लगाना होता है, ये सब के सब मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो चीजें हैं। जो मेन इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी है दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट, जितना भी प्रोडक्शन से रिलेटेड मेन चीजें। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि हम कंपटीशन करा रहे थे एक दूसरे के स्टेट में कि आप सुधारिए, हम आपकी रैंकिंग देंगे। ये 2018-19 तक चला था, कोविड तक। कोविड, हाँ, इंडियाज स्टेट गवर्नमेंट, प्राइमरी कंट्रोल बाय द इंडियाज स्टेट गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फैक्टर के जो मेन प्रोडक्शन का एरिया है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रही है? दो तरीके से लॉ और इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। एक तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, मोदी जी और उनके मिनिस्टर करवाते हैं, उनके हाथ में लॉ बनाना होता है। दूसरी चीज होती है योगी जी और इनके मिनिस्टर भी तो करवाते हैं, जो छोटी छोटी लोकल लेवल पे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में उतना नहीं है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को लेके। मेन जो पावर है पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग या इंप्लीमेंटेशन, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। चीजें समझ में आ रही है? अब इसके लिए कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी तभी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्टेट के बीच में कंपटीशन स्टार्ट करवाया था कि आप लोग सुधार कीजिए। जैसे लेबर लॉ अच्छा बनाइए। लेबर लॉ का मतलब होता है कि मैं अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करूं, जैसे मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके लिए लॉट ऑफ अगर रूल रेगुलेशन मुझे फॉलो करना पड़े कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी के लिए या इसमें मुझे चेयर कितने रखने हैं वो भी पूछने के लिए मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाना पड़े, तो क्या होगा? वो एक तरीके से परेशान करते हैं ना, हरास करने लगते हैं। वो कहेंगे कि क्यों आपने 60 रखा है, 50 रखिए, वरना
धीरे से पैसे दीजिए, वो 10 कानून बताएंगे। नहीं भी होगा तो वो कहेंगे कि आपने अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कितना लगवाया, एसी आपने 2 क्यों लगवाया, 4 लगवाइए। अब मुझे जरूरत है 2 की, अब वो कह रहे नहीं आपको रूल के अनुसार 4 लगवाना है। तो कहीं ना कहीं अगर लॉ अच्छा नहीं होता है तो जो प्रोडक्शन होता है, कोई भी जो फैक्ट्री होती है वो बिजनेसमैन नहीं खोलता है। वो खोलता है कि क्या पता चले ना चले, ऑलरेडी पैसा लगाना पड़ा है, तो लॉ इतना है कि मुझे सबको पैसे खिलाने पड़ेंगे। तो ये कह दें कि रेगुलेशन जहां जहां है, जैसे लेबर का रेगुलेशन है कि कुछ रेगुलेशन ये होता है कि आप अगर इम्प्लॉय, जैसे आपने फैक्ट्री खोला, फिर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो उसमें ये लॉ लगा देंगे कि अच्छा इनके लिए आप इंश्योरेंस इनका करवाइए, फिर इनको आने जाने का इतना भत्ता दीजिए, आगे गेटिंग ना। तो एक लेवल होता है, उसके बाद वो आदमी परेशान होता है। एक जो फैक्ट्री भी खोलता है उसको भी एक रिस्ट्रेन होता है। हर लोग तो अंबानी के लड़के नहीं है कि उनके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए है, स्टार्ट कर दिया कुछ भी। कोई कोई तो नॉर्मल आदमी भी तो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके लिए नहीं उतने पैसे होते, वो उधार लेके करता है, वो बैंक से कर्ज लेता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग परेशान होते हैं, वो नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करते हैं, इसीलिए ग्रोथ नहीं हो पाता है, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा चीजें नहीं बढ़ पाती हैं। तो इसीलिए देखिएगा कि सर्विस सेक्टर में चीजें ज्यादा हो रही, सर्विस सेक्टर में ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, यहीं पे लोग 10 कंप्यूटर लगा के बैठ जाएंगे। लेकिन फैक्ट्री खोलना है तो आपको पानी के लिए अलग व्यवस्था करना पड़ेगा, चीजें धुलनी पड़ती हैं, चीजें फिर आपको रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप कुछ फूड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फूड को धुलना पड़ेगा ना, आप खेत से मंगा रहे हैं तो बड़ा जमीन चाहिए ना। आप 1 ट्रक आलू भी मंगवा लीजिए, आपको चिप्स बनाना है तो 1 ट्रक आलू का कितना होगा, मुश्किल से 1-1.5 लाख होगा, लेकिन 1 ट्रक आएगा। लेकिन यहाँ पे 10 लोग कंप्यूटर लगा के बैठ जाएंगे और कोई बीपीओ का काम कर रहे हैं, 10 टेबल ही तो लगा, और कमाई उनका बहुत ज्यादा है। अब वो पहले आलू लाएगा, फिर धुलवाएगा, फिर उसको कटवाएगा, फिर उसके बाद चिप्स बनेगा, उसके बाद पैकेजिंग होगी, लॉट ऑफ वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे में अगर लॉ ज्यादा होगा तो वो आदमी नहीं चाहेगा कि दैट विल गो इनटू द मैन्युफैक्चरिंग, वो भी सोचेगा कि कुछ हम सॉफ्टवेयर वाले में चलते हैं जहां पे सर्विस केवल ओरिएंटेड हो। चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि लॉ सही करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपटीशन स्टार्ट करवा दिया कि जो स्टेट जितना अच्छा लॉ बनाएगा उसको हम अवार्ड देंगे और उसकी रैंकिंग देंगे। उसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में स्टेट से कहा गया था कि उनकी रैंकिंग दी जाएगी, जो जितना अच्छा रूल बनाएगा, जो अपना रिफॉर्म बनाएगा। जैसे पहले कोई स्टेट था, उसने 4 लोगों को 4 ऑफिसर के वहां भेजने का प्लान बनाया था कि लेबर ऑफिसर इंस्पेक्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला इंस्पेक्ट करेगा, फिर सैनिटेशन वाला इंस्पेक्ट करेगा। अब इन्होंने कम कर दिया, हर चीज का फॉर्म भरना पड़ता था ना कि आपने कितने डस्टबिन रखे हैं, फिर आपने उसको सफाई के लिए कितने वर्कर रखा के लगते हैं, ये सब हटा दिया। अब वो आएगा चेक करने तो मेरे वहां एक भी डस्टबिन कम है, वो मुझसे पैसे मांगेगा या मुझे फंसाएगा, जाके केस करेगा। तो आम जनता को लगता है कि दैट शुड बी द रिड्यूस। तो जितना ये सब चीजें कम हो उतना ही माना जाता है कि लॉ जो है वो इनेबलिंग है बिजनेस के लिए। तो इन्होंने इसी बेसिस पे ये सब रैंकिंग स्टार्ट की थी। लेकिन दिक्कत है कि कोविड-19 के बाद ये सब रैंकिंग बंद हो गया है, तो इसका भी एक निगेटिव इंपैक्ट अभी पड़ रहा है। ओके, फिर इन्होंने कहा कि जो मेन एरिया है जहां पे फोकस करने के एरिया है, जहां पे दैट विल बी द प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन ओरिएंटेड होगा, इन्होंने कुछ का नाम दिया है। जैसे कि टेक्सटाइल में काफी लेबर की जरूरत होती है, फिर जब आप पेपर मिल्स बनाते हैं तो उसमें काफी लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि आप पहले लकड़ी खरीदते हैं या जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसको आप पिघलाते हैं, फिर आप उसको पेपर मशीन के थ्रू सब कुछ बनाते हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा लोगों की होती है। फर्नीचर बनाने में आपको लोगों की ज्यादा जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट उस एरिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ पे लेबर इंटेंसिव है, जहाँ पे लेबर की जरूरत ज्यादा होती है। तो हम एक साथ जो 3 चीजें हैं, जॉब, ट्रेड एंड सिक्योरिटी, तीनों पे हम फोकस कर सकते हैं। एक बात और इन्होंने कहा है कि जब जैसे अब ये यूएस के हैं, तो इन्होंने कहा कि यूएस के जितने भी आते हैं वो 3 ही शहरों में घूम के चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु। ये राइटर कह रहे हैं कि यूएस अगर सपोर्ट करना चाहता है तो वहां के जो ऑफिसर यहाँ पे भी आए तो छोटे छोटे शहरों में जाके देखें, कुछ हेल्प करने। जैसे यूएस भी तो कई एरिया में हमें गाइड करता है कि हमारे पास ये मशीन है, ऐसे आप बनाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे केस में आप 3 ही शहर तक फोकस न रहिए, आप दूसरे एरिया में भी जाके देखें, क्योंकि इंडिया छोटा नहीं है, ये सिर्फ 3 शहर ही इंडिया नहीं है, इंडिया में और भी शहर है जहाँ पे और एक्टिविटी होती है। इन्होंने ये कहा, लास्ट में ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि यूएस क्यों आपका हेल्प करेगा, इंडिया का हेल्प क्यों करना चाहता है यूएस। वो चाहता है कि यूएस की डिपेंडेंसी चाइना जैसे कंट्रीज पे है जो उसकी एडवर्सरीज है।
वो चाहता है कि जो डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे हम चाहते हैं वो इंडिया पे थोड़ी सी शिफ्ट हो, तो हमें थोड़ी सी सिक्योर फील होगी, क्योंकि हमारा अभी चाइना से, जैसे इंडिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट इस समय कहाँ से है, चाइना से ही है। यही हाल यूएस का भी है। यूएस भी भले इतना दुश्मनी दिखा रहा है, लेकिन वो भी बहुत कुछ के लिए चाइनीज कंपनी पे डिपेंडेंसी है। अभी तो हाल ये है कि टिकटॉक वहाँ इतना फेमस है कि वो उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि टिकटॉक को या तो आप चाइना का जो ओनरशिप है वो हटा के यूएस का कीजिए, नहीं तो हम बैन कर देंगे। तो दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ द यूएस ऑन द चाइना। ठीक है, तो यू शुड समझ में आ रहा है ना कि ये कैसे, क्या मेन मुद्दा था हमारे डिस्कशन का। यही दो मेन आज के आर्टिकल है जिस पे हमें मेन फोकस करना है। दूसरा जो आर्टिकल है ये है, लेकिन ये कुछ खास नहीं, इस पे हम लोग कंटिन्यूअसली डिस्कस किए हैं। जो इंडिया एंड यूएस के बीच में हम बायलेटरल एक स्कीम पे डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल से डिफरेंट हम चिप बनाने लगे हैं। जैसे हम कि कुछ चीज़ें मिसाइल में यूज करते हैं, वो हम कहाँ से ला रहे हैं, उसके मिनरल्स, बैटरीज हैं। बैटरीज है ना, बैटरीज में डिफरेंट ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं जिसकी डिपेंडेंसी अभी भी चाइना पे है। तो इस सब टेक्नोलॉजी में हमें किस पे डिपेंडेंसी लगना है, एक दूसरे पे, इंडिया चाइना पे। दिक्कत इसके में इन्होंने ये बताया कि ये आ रही है कि इंडिया चाहता है, इसका नाम ही देखिए क्या है, कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब इंडिया और यूएस क्या एक दूसरे से चाहेंगे, कुछ सोच के बताइए आप लोग। एसी बंद कर दूं क्या? ये क्या है मेन एरिया? मैं ये कह रहा हूं कि फोकस एरिया क्या है, मतलब इसके अंडर में आईसीटी के अंडर में आईसीईटी का जो हमारा चल रहा है, इसमें इंडिया को क्या जरूरत पड़ेगी और यूएस को क्या जरूरत पड़ेगी? लोगों की जरूरत पड़ेगी, सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां के लोगों की नीड है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें तो टेक्नोलॉजी है, हमें तो मजा आएगा कोई टेक्नोलॉजी दे दे। मैं एक गांव में रहता हूं और मैं कहीं और से चीजें खरीद खरीद के लेके आ रहा हूं। जैसे मैं एक नॉर्मल फैमिली जैसे मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं, और कहीं से मैं डेली अंडे खरीद के ला रहा हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि मुर्गी ही मिल जाए, क्यों बार बार खरीदना पड़े, मुर्गी मिल जाए, डेली अंडे दे, मैं खाऊं। खरीदने का जिम्मा गया ना, इंडिया यही चाहेगा ना, हम क्यों खरीद रहे हैं? सब कुछ तो है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि स्टील नहीं है या हमारे पास कंपोनेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। हम अच्छे अच्छे मिसाइल ड्रोन क्यों नहीं बना पाते हैं? टेक्नोलॉजी नहीं है। सबमरीन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी नहीं है। अब जिसके पास मुर्गी है वो कितना भी दोस्ती है वो मुर्गी देगा? आपसे दोस्ती हो गई, आप अंडा खरीद रहे हैं, अच्छे व्यवहार तो बने रहेंगे कि बढ़िया है, अंडा खरीद रहे हैं, हाल चाल पूछेगा। लेकिन जिस दिन आप मुर्गी मांगेंगे वो उसका क्या हाल होगा? नहीं देगा ना। दोस्ती तभी तक रहेगी जब तक कि मुर्गी ना मांगे। अंडे खरीदिए, सस्ता कर देगा, 2 का 1.5 कर देगा, लेकिन मुर्गी नहीं देगा। यूएस मुर्गी नहीं देना चाहता है। वहां की जो कंपनी है वो कह रही है सस्ता कर देंगे, दोस्ती यारी बहुत है, हम ऐसे भी टेक्नोलॉजी दे देंगे जो हम किसी और को नहीं बेचते हैं। अच्छा वाला भी, देसी वाली भी अंडा दे देंगे जो मैं खुद खाता हूँ। होता है ना कि ये तो घर के लिए बचा के रखा हूँ, वो भी दे दूंगा, लेकिन मुर्गी नहीं दूंगा। लड़ाई यही चल रही है, मेन यही कह रहे हैं कि वो जो है यूएस का, वहां पे ऑटोनोमी ऑफ द यूएस चली जाएगी ना, डिफेंस कंपनीज, और मैक्सिमम वहां पे प्राइवेट प्लेयर हैं। गवर्नमेंट होती तो वो बिजनेस के लिए नहीं करती है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर का मेन एम क्या होता है? बिजनेस, पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम डिफेंस में भी जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट हैं, और वो टेक्नोलॉजी नहीं देने को तैयार है। यही दिक्कत हो रही है। और ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, ये अभी से नहीं, 2012 से भी ये सब चीजें स्टार्ट थी। उस समय इसका नाम था डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। नाम बदल बदल के हम आते रहते हैं कि अब टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, अब टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। ये भी फ्लॉप हो गई थी, ये भी कुछ खास नहीं चल रहा है। तो दैट इज द मेन थिंग। चीजें समझ में आ रही हैं ये क्या है यूएस इंडिया के बीच में, क्यों ये फेल हो रहा है? अभी तक मैक्सिमम इतना डिस्कशन के बाद भी, इतना मनाने के बाद भी, हम तेजस बना रहे थे। तेजस को अब हम भी कह रहे हैं कि इंडिजीनियस है, लेकिन अभी भी इंडिजीनियस नहीं है। बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं इंडिजीनियस है, लेकिन अभी भी उसका जो इंजन है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, यूएस से ही लेके आ रहे हैं। वो भी अभी पूरा नहीं दिए, थोड़ा बहुत 80% दे दिए हैं, फिर भी वो मेन टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं। कि जो मेन होता है ना, जैसे आप कोई मशीन बनाते हैं, एक चीज ऐसा होता है, आप पहिया तो लगा लेंगे,
लेकिन कोई ऐसा होगा कि जो आप ऑटोमेटेड वाली टेक्नोलॉजी है वो नहीं देंगे। आप कार की और टेक्नोलॉजी बता देंगे कि उसका बॉडी कैसे बना, उसका पहिया कैसे बना, लेकिन मेन जो ऑटोमेटेड गियर सिस्टम है आपको लगेगा वही तो मेन है, वो नहीं बनाऊंगा। चीजें समझ में आ रही हैं? उसका वो लोग ये नहीं देते, वो दे भी देते हैं ऊपर ऊपर वाले कुछ टेक्नोलॉजी, तो मेन टेक्नोलॉजी है वो यूएस नहीं देता है। तो अभी कभी डिस्कशन में आएगा तो लिख लेंगे ना कि इंडिया और यूएस के बीच में जो मेन इश्यू है जो ये इस स्कीम पे कि क्यों ये फेल होता है। डिफेंस का जितने भी इनिशिएटिव है अंत में जाके थोड़े बहुत फेल हो जाते हैं। दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट न्यूज, इन 2024 माओइस्ट सफर सीवियर सेटबैक इन द छत्तीसगढ़। पढ़ के क्या लग रहा है? माओइस्ट कौन है? माओइस्ट नक्सली कौन है? तो कोई भी बच जाता है, वो तो अच्छी बात है ना। जंगलों को कटने से तो दिल्ली वाले भी बचा दें। हाँ, अच्छा क्या है? माओइस्ट ऐसे लोग होते हैं जो माओ के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। माओ कौन थे? माओ वाज द लीडर ऑफ द चाइनीज स्ट्रगल, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी जो 1949 में लड़ रहे थे, और बाद में इन्होंने कहते हैं कि हमने जीत के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो अभी है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो उनके लीडर का नाम था माओ। माओ कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे। जैसे हम लोग एक दिन पढ़े थे ना कि कम्युनिज्म है जो बात करता है कि देयर शुड बी द नो प्राइवेट प्लेयर, देयर शुड बी द इक्वालिटी अमंग ऑल द थिंग, ठीक है ना। तो ऐसे में रसा राइज हुआ, मार्क्स आए, लेनिन आए, स्टालिन आए, और चाइना में माओ आए। माओ की आइडियोलॉजी थी कि माओ ने बोला कि जो लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या चल रहा था कि कैपिटलिस्टों ने सब कैप्चर कर लिया है, वर्कर्स को गुलाम बना लिया है। तो इस विचारधारा में था कि जो वर्कर्स हैं वो कैपिटलिस्ट जो अंबानी जी हैं, अदानी जी हैं, उनके खिलाफ लड़के उनके सारे प्रॉपर्टी को लेके आपस में बांट लेंगे। विचारधारा ये कहती थी कि अंबानी अदानी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके खिलाफ भड़का नहीं रहा हूँ, ठीक है। कोई भी जो ये है वो माना जाता है कि जो कैपिटलिस्ट है, मेहनत वर्कर करता है, और असली मजा जो कैपिटलिस्ट है वो लेके जाता है। मेहनत तो मेन तो वर्कर कर रहा है ना, लेकिन जो मेन प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन, वो कैपिटलिस्ट लेके जा रहा है। दोनों का है, वर्कर का ये कहना है। कैपिटलिस्ट ये कहते हैं कि मैंने रिस्क लिया था, मैंने तो अपना पूरा दांव पे लगा दिया था, सक्सेस हो गया। तब तो सारे बिजनेसमैन थोड़ी सक्सेस होते हैं, बहुत लोग तो रोड पे आ जाते हैं लोन वोन लेके बेच बाच के। दोनों का अपना अपना स्टैंड है। ओके, जिन्होंने सक्सेस कर लिया वो बहुत आगे चले गए। माओ माओ या जो भी ये कम्युनिस्ट विचारधारा है वो बोलते हैं कि जो भी मेहनत का काम होता है उसका वर्कर करता है, और ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि कंपनी हो, कंपनी का कोई एक मालिक नहीं हो, वर्कर्स आपस में ही कंपनी को चलाए, मिल के वो अपना एक लीडर बना दे, और मिल के डिसीजन ले, मिल के प्रोडक्शन करे, मिल के जो बेनिफिट आए वो आपस में बांट ले। दिस इज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट विचारधारा। वर्कर्स में पहले फार्मर्स को नहीं माना जाता था। फार्मर्स को माना जाता था कि उनका खुद का जमीन है। वर्कर्स वो होता है जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो काम करता है, अपना अपना जो वेज है वो बेचता है, अपना मेहनत बेचता है। फार्मर्स के पास तो जमीन है, वो खुद प्रोड्यूस करेगा, और जो उसके लेबर है वो तो माने जाएंगे कि वर्कर्स है, लेकिन जिसका खेत है वो नहीं माना जाएगा। माओ ने कहा कि माओ का ये था कि चाइनीज में जो वो फार्मर्स थे उतने अमीर नहीं थे, वो गरीब थे, छोटे छोटे खेत थे, वो भी परेशान थे। तो माओ आए, उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स हैं वो भी वर्कर्स के ही क्लास में है, वो भी युद्ध में है, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो मालिक लोग हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? उसी विचारधारा को मानने वाले लोग को माओइस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो माओ के विचारधारा को कहा जाता है। नक्सलिस्ट किसे कहा जाता है? नक्सल, बात तो वही है, जंगल में तो सब लोग रहते हैं, जितने भी आदिवासी हैं सब नक्सलाइट हैं। नक्सलाइट ये है कि सेम विचारधारा को मानते हैं माओवादी को, लेकिन नक्सलाइट इसलिए कहते हैं कि जो इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था रिवॉल्यूशन, जैसे लोगों ने मार के छीनना स्टार्ट किया जमींदारों से खेत और अपने नाम से बांटना स्टार्ट किया, वो नक्सलवादी वेस्ट बंगाल में एक गांव का नाम था।
और वहीं से पहली बार ये स्टार्ट हुआ कि वहाँ के किसान, वहाँ के मजदूर, वहाँ के जमींदारों को मार के उनका जमीन छीन के आपस में बांट के खेती करने लगे। इसीलिए इसको नक्सलाइट मूवमेंट इंडिया में कहा जाता है और माओइस्ट मूवमेंट चाइना में कहा जाता है। माओ की विचारधारा को फॉलो करते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी इसको कभी कभी माओइस्ट और कभी कभी नक्सलिस्ट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? ये सब चीजें बहुत बेसिक है। अब इंडिया में नक्सलिज्म का ये है कि इंडिया में क्या है, एक तो काफी इनइक्वालिटी है। कोई शुरू से रहा है राजवाड़ा, फिर जमींदार, फिर उसके बाद अभी कैपिटलिस्ट जो बिजनेस बड़े बड़े मैन हैं और जो वर्कर हैं। तो इनइक्वालिटी है, किसी के पास इतने पैसे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। कोई अपने बच्चे का शादी 700 करोड़ लगा के कर दे रहा है, और कोई कोई ऐसा भी इंसान मिलेगा कि उसको, इसके पिता को टीबी हो गया है, उसके पास 20,000 नहीं है, और 20,000 नहीं लगा पाया, उसके फादर का डेथ हो गया। आर यू गेटिंग ना? कोई है कि अपने बच्चे के शादी में चांदी के चम्मच पे खिला रहा है जो हजारों को मिलेंगे, सोना गिफ्ट दे रहा है। कोई कोई ऐसा भी है कि एक टाइम उसके पास दाल चावल खाने के लिए नहीं है, रोटी चटनी खाने के लिए नहीं है। इतनी डिफरेंसेज, इतनी इनइक्वालिटी है इस समाज में। तो दैट्स वाई जब ऐसी इनइक्वालिटी होती है तो जो गरीब होता है उसको लगता है कि अरे मेहनत तो हम कर रहे हैं, दिन रात रिक्शा हम चला रहे हैं, पूरे दिन हम खींच रहे हैं, लेकिन कोई फायदा और ले रहा है। तो इंडिया का जो नक्सलाइट एरिया है, मेनली वहां पे लड़ाई इसलिए स्टार्ट हो गया क्योंकि वो ट्राइबल एरिया था। मैक्सिमम जो मिनरल्स होते हैं, आयरन, कोल, एल्युमिनियम, वो जंगलों वाले एरिया में, क्योंकि वो जमीन के नीचे है, और जमीन के नीचे उस एरिया में है जो खासकर आदिवासी एरिया है, जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, ठीक है। ऐसे एरिया में मिनरल्स है। अब मिनरल्स खोदने बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं, वेदांता, अदानी, दे विल गो वहां पे, वो जमीन खोद के सारा मिनरल्स निकाल के लाते हैं। अब जब आप जमीन खोदते हैं तो वहां का ऊपर का सतह, पहले तो आप जंगल काट देंगे, फिर वो जब आप माइनिंग करेंगे तो उसमें से केमिकल्स का यूज होता है, वो सब पास के नदियों में जाएगा। अब जो आदिवासी था, फल फ्रूट्स एनिमल को मार के आराम से खाता था, बढ़िया था। वो इतना भी नहीं खाते हैं कि आदिवासी की ये एक अच्छी बात है कि वो बिजनेस नहीं करते हैं। वो भूख लगा तो अपना फ्रूट लाए, जो भी था खाए, फिर सो गए, फिर अगले दिन गए, उनका काम ही होता है फ्रूट ढूंढ के लाए, फिर खाए, फिर सो गए। वो ये नहीं लगता कि इकट्ठा कर लूँ, जाके मैं कानपुर बेच के आऊँ, अमेरिका सप्लाई कर दूँ, उनका ये नहीं होता है। तो वो जितना मारते हैं उतना ग्रो भी होता रहता है। जैसे एक बकरी को मारा तो एक बकरी के 4 बच्चे हो जाएंगे, तो वो 4 महीने में बढ़ भी जाते हैं। तो उनका बैलेंस रहता है, सस्टेनेबल रहता है। जैसे उन्होंने खरगोश मारा एक, तो वो सिर्फ खाने के लिए मारते हैं, और वो प्रॉफिट लॉस में नहीं जाते हैं कि मेरा बेटा का बेटा का बेटा सब खाएंगे, मैं कमा ले रहा हूँ। ये है ना कि मैं पूरा जमीन ही कैप्चर कर ले रहा हूँ, ये वाली फंडा नहीं है। तो वो सस्टेनेबल जीते थे, वो अच्छा लाइफ जीते थे। लेकिन जब आप उनके जंगल काट देंगे, उनकी नदियों को आप पल्यूट कर देंगे, तो वो कहाँ से खाएंगे? अब जब लोगों के पास कुछ नहीं मिलेगा तो उनसे कोई जाके कहता है कि ये बंदूक लो और इन सबको मारो, तभी ये भागेंगे, नहीं तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा जमीन खाली कर देंगे और पल्यूट कर देंगे। तो नक्सलिज्म स्टार्ट हो जाता है, वो जाके युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं, वो मारना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक तो नक्सलिज्म आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सही है, सपोर्ट करना चाहिए। नक्सलिज्म इज नॉट गुड, बिकॉज दिक्कत ये है कि नक्सलिज्म का कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं। किसी को पावर में आना है, वो इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं, अब वो जाके भड़काना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, एक जब तक इनजस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है ठीक है, लेकिन जिस दिन आप सिर्फ पावर के लिए किसी के बातों में आके लड़ने लगते हैं, जैसे अब गवर्नमेंट गई कहती है कि हमने बंद करा दिया माइनिंग, अब आप लोग कीजिए। हम गवर्नमेंट गई कहते हैं कि वोट डालिए, अपना लीडर बना दीजिए, तब भी आप गोली मार रहे हैं, देन इट इज बैड। डेवलपमेंट भी तो जरूरी है, थोड़ा बहुत तो खनन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत तो माइनिंग है, फिर हम आपका जंगल भी लगा देंगे, तो यहाँ तक सही है। तो जब अनएक्सप्लॉयटेशन एक लिमिट के अगेंस्ट हो, जो सस्टेनेबल यूज है उसके अगर बियॉन्ड हो, वहां पे वायलेंस हो रहा है तो ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट का जाके कह रहे हैं कि हम आपके लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, हम आपके खुद कह रहे हैं कि आप अपने लीडर को चुन के बना दीजिए, डेमोक्रेसी है, आपके लीडर बन सकते हैं, वो डिसीजन ले, सब कुछ हमने दे दिया, फिर भी आप जब वायलेंस करने लगते हैं, देन इट इज फॉर द पॉलिटिकल गेन। आप जो हमने डेमोक्रेसी बना के रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, कि आप वोट दीजिए, अपने लोगों को चुन के लाइए। अब आप जीत नहीं पा रहे, और उसके लिए आप जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उनको आप बहला फुसला के बंदूक थमा के गोली चलवा रहे हैं, तो ऐसे केस में दिस इज नॉट गुड। ये केस है इंडिया में, कहीं कहीं जस्टिफाइड है, कहीं कहीं तो पॉलिटिकल गलत डिसीजन लिया गया है,
कहीं कहीं यारी दोस्ती में भी माइनिंग दी गई है और कहीं कहीं ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। अब इंसान ही है, इंसान का होता है ना वो जो वो क्या कहते हैं, क्या कुछ उसको, हाँ, इंसान का जो ग्रीड होता है, लालच, वो बढ़ते जाता है, एक लिमिट नहीं होती है। तो उस लालच के चक्कर में कुछ लोग हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। लेकिन जो नॉर्मल चीज है तो नक्सलिज्म को हम नहीं सपोर्ट कर सकते, ठीक है ना। तो चीजें ठीक है, जहां पे भी है वहां पे अगर आपको एक पीसफुल सोल्यूशन दिया जाता है तो यू शुड गो फॉर द पीसफुल सोल्यूशन। जो सबसे ज्यादा वायलेंस स्टार्ट हो गया था इंडिया में नक्सलाइट, तो 2004 से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पहले नक्सलाइट के कई ग्रुप होते थे, जैसे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, यूपी में समाजवादी पार्टी हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, बीजेपी, कांग्रेस, और भी छोटे छोटे बहुत से पार्टी हो जाएंगे। ऐसे भी पहले नक्सलाइट के अलग अलग लीडर होते थे, अलग अलग ग्रुप था। 2004 में सारे ग्रुप मिलके एक हो गए और मिलके लड़ाई करने लगे तो काफी वायलेंट हो गए। और उस समय हालत ये हो गई थी कि माना जा रहा था कि इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरा माओइज्म से है। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने बोला था कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट फॉर द इंडिया दैट इज द नक्सलिज्म। पीक पे था 2009 के आसपास। तो 2009 के आसपास इन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट स्टार्ट किया और उसके लिए स्पेशल फोर्स बनाया जिसका नाम था कोबरा, ठीक है। कोबरा फोर्स बनाया जो कि सीआरपीएफ का ही स्पेशल बटालियन बनाई गई। उसके जो सबसे अच्छे लड़ाके थे उनको स्पेशल ट्रेनिंग देके खासकर नक्सलाइट से लड़ने के लिए बनाया गया। तो उसके बाद से चीजें, उस साल सबसे ज्यादा नक्सलाइट मारे गए थे और उसके बाद नंबर्स कम होने स्टार्ट हुए थे और इस समय लगभग मिनिमम पे आ गए हैं, फिर से कंट्रोल हो गया है और इस बार का जो डेथ है मैक्सिमम है, ठीक है ना। यहाँ में बहुत डिबेट है नक्सलिज्म में। देखिए आपका इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत आप बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक बेसिक्स के रूप में ये बता दिया, व्हाट इज द नक्सलिज्म, व्हाट इज द माओइज्म एंड व्हाट आर द इशू। जो वहां पे मेन इशू है वो यही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल। कंपटीशन क्या होगा, व्हाट इज द कंपटीशन। यहां पे कंपटीशन की जो बात कही जा रही है वहां पे ये है कि कोई बड़ा वाला मॉल वाला है, छोटा वाला दुकानदार है, उसको वो कंपटीशन इतना बढ़ा के उसको गायब कर दे कि मैं, जैसे बड़ा मॉल वाला है, ये नॉर्मल दुकानदार है वो बेच रहा है 80 रुपए में, और वो क्या करेगा कंपटीशन में छोटे छोटे दुकानदार को गायब करने के लिए ये कितने में बेचेगा, 50 में बेचेगा। पहले तो 50 में बेच देगा, फिर धीरे धीरे उनकी दुकानें बंद हो जाएगी 2-3 महीने में, अब बचा अकेले। तब वो क्या करेगा, इसको 80 रुपए की जगह पे वो 160 में बेचेगा जब सारी छोटी दुकानें चली जाएंगी। जियो फ्री, 3 महीना फ्री जियो, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द कंपटीशन। एंटी कंपटीशन लॉ इसीलिए बनाया गया है कि ट्रेडर्स ऐसा ना हो कि एक कोई आके मोनोपोली कर ले और बाद में आम जनता को उससे घाटा होने लगे। लोगों को मजा आता है ना, लोग दूर तक थोड़ी सोचते हैं, पहले तुरंत सोचेंगे मजा आ रहा है, जियो फ्री है 3 महीने, तुरंत शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जब चीजें बढ़नी स्टार्ट होती तब लगता है अच्छा बीएसएनएल भी सही था, पैसा तो कम से कम सही लेता था। ओके, तो दिस इज द थिंग, मतलब यहाँ पे इसीलिए हमने 2002 में कंपटीशन एक्ट बनाया था कि कोई कंपनी जाके मोनोपोली ना क्रिएट कर दे और सिर्फ ऐसा ना कर दे कि आम जनता का एक्सप्लॉयटेशन होने लगे। देखिए आम जनता का फायदा कब होगा, जहां पे 10 दुकानदार बेच रहे हो। जैसे स्टूडेंट है कैसे फायदा होगा, यहाँ पे 5-6 अच्छी कोचिंग हो, उनको हर जगह अच्छा कुछ मिले, कहीं पे उनको टेस्ट सीरीज अच्छा मिले, कहीं का मटेरियल अच्छा मिले। दिल्ली में क्यों भीड़ है, क्योंकि देयर इज द कंपटीशन, है ना। अब कंपटीशन जहां पे नहीं रहेगा दिक्कत वहां पे होगी, क्वालिटी ऐसे भी वो होती है, ठीक है ना। मोनोपोली तभी तक अच्छी होती है जब वो जिसका भी मोनोपोली हो वो या तो इगैलिटेरियन आदमी हो, जो हो जेंटलमैन हो, या जेंटल उसके अंदर एक आइडियलिस्टिक टाइप का चीजें हो। लेकिन मोनोपोली में जहां ग्रीड आने लगती है दैट विल बी एक्सप्लॉयटेशन। तो कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। हेल्दी कंपटीशन अगर मार्केट में हो रहा है, आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, अगर उस दिन सिर्फ एक ने आके परवल लाया है और सबको परवल खरीदना है, तो परवल का रेट उस दिन 40 से होके 80 हो जाएगा, फिर भी उसका परवल बिकेगा, आपको लेना पड़ेगा। लेकिन 6 लोग परवल लेके आ रहे हैं तो आपको लगेगा ना एक 50 बेच रहा होगा, एक 55, एक 60, आपको ऑप्शन भी होगा, क्वालिटी में भी वो होगा, आप सड़ा भी ले जाएंगे। अगर वो
1 किलो में 100 ग्राम सड़ा भी हो तो वो कहेगा मैं छांटने नहीं दूंगा, लेना है लीजिए नहीं तो नहीं जाइए। लेकिन अगर वहां पे 5-6 और हैं तो आपको लगेगा कि हाँ उसके वहां से लेके जाते हैं, वो तो थोड़ा छांटने भी दे रहा है, सड़ा वाला हटा रहा है। दिस इज द मेन थिंग व्हाट द कंपटीशन। यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो ऑनलाइन में था, अभी तक कंपटीशन एक्ट जो था वो ऑफलाइन के लिए था, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नहीं था, तो वो एब्सेंट है। लेकिन हमने अभी देखा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये लोग आ रहे हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे ये दिक्कत हो गई है। पहले तो ये थोड़ा सा जस्टिसिएबल था, कॉम्पिटेटिव था, क्योंकि वो सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहे थे, जो बेचने वाले थे वो अलग अलग कंपनी ट्रेडर थे। अब दिक्कत यह है कि अमेजन खुद अपना ही प्रोडक्ट बचाने लगा। पहले प्लेटफॉर्म बनाया कि आके सारी कंपनियां बेचेगी, मेरी कंपनी, आपकी कंपनी, जो भी बेचना चाहता है, उनका सिर्फ प्लेटफॉर्म था। जैसे ओला था, ओला है ना, गाड़ी तो किसी और की होती है, ओला वो हायर किया होता है, तो ऐसे ही वो था। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अमेजन अपना खुद का भी सब कुछ बनाने लगा, खुद का फ्रिज बना रहा है, खुद का एसी बना रहा है, खुद का बेड बना रहा है, प्लेटफॉर्म भी उसका, और वो भी खुद का एक ट्रेडर बन के आ रहा है। तो वो क्या करेगा, जब आप डालेंगे फ्रिज तो पहले सारा अमेजन का आएगा, और लोग इतने पेशेंस में नहीं होते हैं कि वो 10 नीचे जाए। आप गूगल पे कुछ भी ढूंढते हैं, ऊपर वाले को 10 को जाके क्लिक करते हैं, आप 1 2 3 नीचे आप जाइएगा लिखा होता है, आप कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। अब जब अमेजन अपना ही सब कुछ ऊपर दिखाएगा तो नीचे जो रहेगा उसका नहीं बिकेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप स्क्रॉल करते करते जाएंगे, एक आपको अच्छा लगेगा, क्लिक करके खरीद लेंगे। बहुत रेयर केस होता है कि टाइम इतना है कि आप सब कुछ देख के कर रहे हैं और इतना रिव्यू सब कुछ देख रहे हैं। तो दिस इज द थिंग, तो इनका मोनोपोली होने लगा है, इसीलिए हमने न्यू एक्ट की बात कही है, और उस बिल को हम डिजिटल कंपटीशन बिल के रूप में लेके आ रहे हैं। मेन ये क्या क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टीज है उसको प्रॉपर तरीके से इक्वल फेयर उनका भी होगा, ऐसा नहीं कि आप उनको दबा दें। फिर उसके बाद ये भी होगा, कई बार प्लेटफॉर्म वाले होते हैं, अमेजन कहेगा कि एक होता है कि जैसे प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी था, मैं हूं, आप कंज्यूमर है, और तीसरा अमेजन है, मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हैं, अमेजन एक प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपने सर्विस लिया, मेरा वाला फ्रिज खरीदा प्लेटफॉर्म से, लेकिन फ्रिज तो मेरा खरीदा ना आपने, तो फ्रिज आपका बिगड़ेगा तो आप मुझसे बात करेंगे ना। कभी कभी अमेजन ये बोलता है कि आप मुझसे बात कीजिए, मैं उनसे बताऊंगा, वो डायरेक्ट लिंक नहीं क्रिएट होने देता है। जो सेलर है और जो कंज्यूमर है, समझ में आ रही है चीजें, समझ में आई है क्या मैं बताना चाहता हूँ। अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, मैं सेलर हूँ, मैं अपना ये पेन बेच रहा हूँ, अमेजन पे मैंने रखा है, अमेजन एक प्लेटफॉर्म कंपनी है डिजिटल, वहां पे सब लोग ऐप करके खरीदते हैं। आपने खरीद लिया ये पेन, अब पेन चल नहीं रहा है, तो आप मुझसे बोलेंगे ना कि पेन के लिए मैं आपको सर्विस भेजूंगा ना कि पेन में कुछ इसकी ये लीड अच्छी नहीं है, कि इसका बैक साइड का स्प्रिंग अच्छा नहीं है, जो भी होगा वो मैं भेजूंगा। अब कभी कभी जब इनको अपना फायदा होना होता है, वो कहते हैं आप मुझसे बात कीजिए, आप डायरेक्ट उनसे बात न कीजिए। ऐसे कंडीशन में ये होता है, जो सर्विस प्रोवाइडिंग होती है वो काफी लंबा हो जाता है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो सेलर है उसको भी लगने लगता है क्या मामला है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये इनको बता रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं, सही से कम्युनिकेशन नहीं जा पा रहा है। तो ये भी एक चीज है, इसको भी दूर करने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे वही दिया है कि रिस्ट्रिक्टिंग द बिजनेस यूजर सर्विस फ्रॉम द डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद देयर इंड यूजर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि ट्राइंग टू बंडलिंग नॉन इसेंशियल सर्विसेज। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे आप कभी जाएंगे कि आप मानिए कोई बुक खरीदा, बुक छोड़िए, आपने कोई मोबाइल ही खरीदा, फिर मोबाइल के साथ वो तुरंत जोड़ के दिखाने लगेंगे कि इसका कवर भी इसके साथ है, इसका वारंटी भी 3 साल का है, टूटे आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मोबाइल चाहिए, मेरा टूटे आपसे क्या करना है। आपके दिमाग में ये आता है कि कह रहे टूटेगा टूटेगा, मैं क्यों दूं 3 साल का वारंटी। तो मेनी टाइम्स दे बंडल कर देते हैं एक साथ, वो जो नॉन इसेंशियल सर्विस होता है उसको भी देंगे, आपको नहीं चाहिए गारंटी, वो चुपके से जोड़ देंगे। 3 रुपए 5 रुपए तो ऐसे जोड़ देते हैं कि किसी को हम एनजीओ को देंगे, आर यू गेटिंग ना। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं आम जनता के लिए होता है ना कि मैं नहीं चाहता हूं, चुपके से बता के क्यों जोड़ के ले रहे हो। तो मेनी ये टाइम दिस इज नॉन ट्रांसपेरेंट, ये भी इश्यू ऐसे में आ रहा है। दीज आर द मेन थिंग दैट इज, उसको ये सॉल्व करना चाहता है ये बिल। समझ में आ गया व्हाट इज दिस बिल एंड व्हाट इज द पर्पज। एक क्लास जल्दी जल्दी करते हैं, ये भी आज इकोनॉमिक्स के बहुत टॉपिक थे, ये भी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। ऑन रिड्यूसिंग टैरिफ फॉर द स्मार्टफोन कंपोनेंट, ये जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ये है कि इंडिया में 2 तरीके का डिमांड है। एक है गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ के लोग खुद, यहाँ की कंपनियां मोबाइल बनाए और बेचें ताकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट बने। दूसरी चीज ये है
कि मोस्ट ऑफ अभी जो इंडिया में है असेंबली खूब हो रही है, मतलब हम 10 जगह से कंपोनेंट बना के जोड़ के मोबाइल बेच तो दे रहे हैं, लेकिन खुद का प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। जो कंपोनेंट हो रहा है स्मार्टफोन कंपोनेंट, स्मार्टफोन में जो डिफरेंट उसका जैसे ऊपर का ग्लास हुआ, उसका बैटरी हुआ, उसका कवर हुआ, हम 10 जगह से मंगा के असेंबल करके बेच दे रहे हैं, लेकिन खुद का नहीं, जो लावा है वो भी अपना खुद का नहीं बना रहा है। तो एक डिमांड ये चल रही है कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर टैरिफ कम होना चाहिए, तभी तो असेंबली कॉस्ट घटेगी। जब मैं सब कुछ चाइना से और वियतनाम से अलग अलग देशों से मंगा रहा हूं, अगर उस पर टैरिफ ज्यादा लगा दूंगा तो ओवरऑल मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो कंपनियां हैं वो कह रही कि अरे ये घटा दीजिए, मतलब गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ये कह रही कि मैं बढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि लोगों पे प्रेशर बने तो खुद यही बनाए। जब उसको लगेगा कि 10 का मैं 20 खरीद रहा हूं तो वो कोशिश करेगा कि प्रोडक्शन यही करे। लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोकल कंपनियां वो चाहते हुए भी नहीं कर सकती क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। अरे टेक्नोलॉजी ऐसे तो आ नहीं जाती है। वो मैंने बताया ना कि मुर्गी कोई बेचने को नहीं तैयार है, और मुर्गी खुद पालने में काफी दिक्कत होती है। आपको उसको सुबह शाम देखना पड़ता है कि कुत्ता पकड़ के ले गया कि नहीं ले गया। ऐसे भी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में काफी दिक्कत होती है। न्यू टेक्नोलॉजी खोज करने में बहुत समय लग जाता है, और उसके लिए पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि स्कूलिंग अच्छा कीजिए, कॉलेज अच्छा कीजिए, यूनिवर्सिटी में रिसर्च कराइए। एवरीथिंग यू हैव टू डू विद द ओवरहॉलिंग, सब कुछ आपको चेंज करना पड़ता है। देन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आती है, एकाएक नहीं आता है। तो उसके लिए कंपनियां कह रही हैं कि आप तो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कहना बहुत ईजी है। जैसे पिताजी ने कहा कि जाओ आइए स्टाफ कर, जो वो तो कर जाओ, वो तो रिक्शे वाले का लड़का करा है, ये करा है, वो करा है, कहना बहुत ईजी होता है। व्हेन द पर्सन इज गोइंग, वहां पे खुद काफी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि यू हैव टू फेस द कंपटीशन। वहां पे आपको नहीं पता कि किससे कंपटीशन हो रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर इन द कंपटीशन। तो बोलना तो बोल दिया, कह रहे एग्जाम्पल 10 दे दिए, पलट के आप भी बोल दे सकते हैं कि देखिए आप भी अंबानी बन के दिखाइए। अंबानी तो कई बने, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, वो भी तो तेल बेच के आया था। तो कहना बहुत सिंपल है, बट द थिंग इज दैट कि उसको अगर आपको जमीनी हालत पे करना है, यू हैव टू मेक लॉट ऑफ एफर्ट। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया जा रहा है कि देखिए स्टार्टिंग में जो होता है, सभी कंट्रीज, जो चाइना अभी एक्सपोर्ट कर रहा है बना बना के, वो भी पहले इंपोर्ट करता था, वो भी पहले असेंबली करता था। इन्होंने दिखाया है कि चाइना में भी जो असेंबली था वो बहुत हाई पे था। 15 साल पहले चाइना ने भी केवल असेंबली ही करना स्टार्ट किया था, वो भी बनाता नहीं था, पहले उसने असेंबली किया। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले आप इंपोर्ट कम कर दीजिए, फिर हम सस्ता सस्ता वो असेंबली करेंगे, बेचेंगे, फायदा होगा, फिर उसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, और धीरे धीरे हम एक एक चीज बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अभी से ही इंपोर्ट हाई कर देंगे तो फिर तो मेरी कंपनी असेंबल भी नहीं कर पाएगी। जो पहला स्टेप है वही हम नहीं ले पाएंगे, तो वी विल फॉल। तो दिस इज द मेन डिबेट यहाँ पे चल रहा है। एक है कि गवर्नमेंट का भी तो है ना, कि गवर्नमेंट है कि फोर्स करके बनवाना चाहता है। वो कहता है ना कि जब बगल वाला अगर सामान देना बंद कर दिया तो आप खुद खेती स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल मेक द एफर्ट। लेकिन दिक्कत है कि जब तक मैं खेती 1 साल तक करूंगा तब तक मैं भूखे मर जाऊंगा। आई नीड सम स्पेस सो दैट थोड़ा खा के जी लूं, फिर खेती भी कर लूंगा। थोड़ा होता है ना, कुछ स्पेस होता है ताकि प्रिपरेशन के लिए वो कंपनियां बोले। दिस इज ऑल अबाउट in the this news article. ठीक है? So this is all about from the today's news. We have completed all this thing. Thank you for joining the session. All the best. कल फिर से ज्वाइन करते हैं. Thank you.